ऑन पेपर एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर उन्होंने गार्डरेल्स भी रखी हुई हैं। इतनी गार्डरेल्स होने के बावजूद इतना स्कैम कैसे हो गया फिर? तो जब वो स्टूडेंट्स यहाँ पाइपलाइन में दूसरी तरफ से निकलने लगे, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया, उन्होंने यहाँ पे 1 आध साल 2 साल कहीं काम कर लिया, तो उनके जो पॉइंट्स थे एक्सप्रेस एंट्री में वो बहुत ज्यादा होते थे। कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, जिनके जो वर्क परमिट मिलता है पढ़ाई के बाद, जिसे पीजीडब्ल्यूपी कहते हैं, पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर हो रहा है, आप ट्रांजिशन नहीं कर सके परमानेंट रेजिडेंस में। अब मैं क्या करूं? अब मैं वापस तो जा नहीं सकता, तो चलो मैं LMIA एक ले लेता हूं या LMIA बेस्ड जॉब ले लेता हूं ताकि मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए। तो मैं ये करते थे कि मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक यहाँ रेस्टोरेंट है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई आपके रेस्टोरेंट को यूज करके, आपके बिजनेस को यूज करके LMIAs जो हैं वो 1 या 2 अप्रूव कराते हैं कि आपको कोई फूड सर्विस मैनेजर चाहिए, आपको कोई सर्वर चाहिए, आपको कोई शेफ चाहिए। और जब वो LMIA अप्रूव हो जाएंगे तो वो LMIA हम फिर कोट एंड कोट बेचेंगे, सेल करेंगे। आपको किसी स्टूडेंट को चाहिए, किसी ऐसे बंदे को चाहिए जो बाहर है और यहाँ वर्क परमिट पे आना चाहता है, या किसी को सिर्फ 50 पॉइंट्स चाहिए कि भाई ये LMIA अगर आपको चाहिए तो ये इसके इतने पे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के LMIA जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में अप्रूव हुए 2020। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि ये कहा जा रहा है कैनेडियंस को कि ऑफिस एडमिन आपको नहीं मिल रहे यहाँ। ये तो अब जब इनका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत अनबेरेबल हो गई, इन्होंने कहा कि यार हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमें कोई वोट नहीं देगा, इतना एंगर है लोगों के अंदर इमिग्रेशन के ऊपर, तब ये इन लोगों ने ये स्टेप्स अनाउंस की। LMIA के 50 पॉइंट्स अब इन्होंने खत्म कर दिए हैं, वर्क परमिट का इन्होंने फ्लैग पोलिंग खत्म कर दी है, वर्क परमिट के नंबर्स इन्होंने कैप कर दिए हैं, स्पाउसल वर्क परमिट जो मिला करता था लोगों को वो उन्होंने बहुत केसेस में खत्म कर दिया है। स्टैंडर्ड रेट्स थे कि यार इस LMIA के $20,000 हैं, इस LMIA के $30,000 हैं, इस LMIA के $10,000 हैं। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई सेट प्राइस नहीं है, ये प्राइस वो है जो आप मुझे देंगे, वो उसकी प्राइस। मैंने देखा था कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि भाई कुछ लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे बाकायदा ऐड लगा के उसको मार्केट कर रहे थे कि भाई मेरे पास 4 LMIA अप्रूव्ड हैं, किसी को चाहिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, हम गवर्नमेंट को हम ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो ऐसी बनाई हुई थी, कितना बैकलैश के बाद भी वो उसको जो है चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पे वीजा ऑफिसर्स दबा के वीजा इशू कर रहे हैं, अब हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई तो फ्लैग होगा सिस्टम में कि भाई। एक एस्टिमेट ये कि एक ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन के लिए बिटवीन 3 to 5 मिनट्स हो, इनमें से अगर कोई आपको वो लेटर ऑफ सपोर्ट दे दे तो आप उसकी बेसिस पे सीधा परमानेंट रहे। वो जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए, कि मतलब यार ये तो कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और एग्जैक्टली यही हुआ कि बीच में ब्रोकर्स आ गए, बीच में कंसल्टेंट्स आ गए, बीच में लॉयर्स आ गए, बीच में। अगर आप इमिग्रेंट्स को हटा दें तो ये जो फ्यूचर में जो बूमर्स रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन कौन भरेगा? ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आज अगेन मैंने अपने हमारे एक दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड हैं, अब्दुल्ला बलाल साहब, उनको बुलाया है और ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, GTA में काम करते हैं। और हमने पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि क्या वो चैलेंजेस हैं जो जिसकी वजह से एक इमिग्रेशन का केओस कनाडा में जो है वो फैल गया है और उसकी वजह से तरह तरह के इश्यूज आ रहे हैं। सोसाइटल इश्यूज हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, मेडिकल इश्यूज हैं। तो ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा टॉपिक है तो हम उसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते थे, तो आज हमने एक और वीडियो इसकी पॉडकास्ट बनाने की हमने कोशिश की है जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो LMIA का जो स्कैम था वो किस लेवल पे हुआ है, क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व थी, कौन उसमें मेन कल्प्रिट्स थे, उस पर हम आज थोड़ा बात करेंगे खुल के। और ये बिल्कुल अनसेंसर्ड है, अनफिल्टर्ड है, तो अब्दुल्ला बिलाल साहब आप बिल्कुल खुल के इस पे बात कीजिएगा। और उसके बाद हम 2 टॉपिक्स पर टच करेंगे जिसमें कि ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट आई है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप को पॉज करने की, उस पर हम थोड़ा-सा टच बेस करेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टअप वीज़ा कैटेगरी होती है, उस पर हम थोड़ी-सी बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, बिल्कुल ठीक। आप होपफुली आप भी ठीक हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक-ठाक। हैप्पी न्यू ईयर और छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, कल से काम शुरू है। बस मत याद तो कराइए। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला साहब, जो पिछली पॉडकास्ट थी वो काफ़ी अच्छी गई। बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी इसमें जो है कमेंट्स आए थे और ऑफ कोर्स वो लोगों को रेजोनेट की थी आपकी जो पूरी स्टोरी थी। तो आज हम इस पे थोड़ा-सा और मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं LMIA से। तो पहले तो आप बता दीजिए LMIA की ये कैटेगरी कौन-सी है? किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है? और फिर जिस तरह से मिसयूज़ हुआ है पिछले 3-4 साल के अंदर, उसमें ऑफ कोर्स आपने रियल लाइफ़ स्टोरीज़ देखी होंगी ऑन ग्राउंड पे ऊपर। तो वो थोड़ा-सा आप हमें खुल के बताएँ कि क्या चल रहा है इस वक़्त? जी यासीन, तो बहुत ब्रीफली LMIA जो है इट स्टैंड्स फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जब भी कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर किसी नॉन कैनेडियन को हायर करना चाहता है, सो किसी ऐसे बंदे को हायर करना चाहता है जो ना तो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट है और ना कैनेडियन सिटीजन है, तो अगर आपने उनको हायर करना है तो आपको ये LMIA का प्रोसेस करना पड़ता है। और इसको अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में इसको समराइज कर दूं, वैसे तो आपके आई एम श्योर जो ऑडियंस है उनको पता ही होगा, ये बड़ी एक फेमस सी जो है वो चीज है LMIA। ये एक लाइन में अगर इसको समराइज करूं तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर को एक परमिशन लेनी होती है यहाँ पे गवर्नमेंट से। एक गवर्नमेंट का यहाँ इदारा है, ESDC उसको कहते हैं। आपको बेसिकली आप ही उनको परमिशन दे रहे हैं उनसे कि भाई हमें ये नॉन कैनेडियन हायर करने दें।
और क्यों हायर करने दें? क्योंकि हमें कनाडा में जो हम ढूंढ रहे हैं, जो स्किल्स ढूंढ रहे हैं, जिस किस्म का हम जो है एम्प्लॉई ढूंढ रहे हैं, वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा। ये कोई किसी वजह से, या तो स्किल्स ये ऐसे वो हैं जिनकी यहाँ पे कमी है, या कोई प्रोफाइल ऐसी है जो यहाँ मिल नहीं रही, या कोई कई दफ़ा एम्प्लॉयर किसी ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे उसको हायरिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये आप एक परमिशन लेते हैं कि हमें नॉन कैनेडियन हायर करने दिया जाए। तो ये बेसिकली LMIA है। जब LMIA अप्रूव हो जाता है, तो फिर जिसके लिए वो अप्रूव कराया गया होता है, वो एम्प्लॉई जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, और वर्क परमिट पे फिर ज़ाहिर-सी बात है वो यहाँ आके काम कर सकता है। अच्छा इसका एक ये और, हाँ, एक सॉरी, क्वेश्चन बस मैं मैं आपसे इसमें पूछूँगा। एक और ये ऐड हुँ, कर दूँ कि इसका एक और जो एस्पेक्ट है वो ये है कि LMIA अगर आपका अप्रूव हो जाता है, तो आपको ये तो वर्क परमिट के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन आपको 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। तो हुँ। ये जब अभी हम थोड़ी देर में अब्यूज़ की बात करेंगे और एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, ये चीज़ क्रिटिकल होगी वहाँ पे कि ये जो 50 पॉइंट्स वाला चक्कर है LMIA का, ये क्या है? अच्छा यानी कि ये एलएमआई जो है ये वर्क परमिट से पहले का प्रोसेस है। यानी कि आपने अगर वर्क परमिट किसी कंपनी से स्पॉन्सर करवाना है तो पहले आप इस प्रोसेस से गुज़रेंगे, वो अप्रूवल मिलेगा तो फिर आप एलएमआई अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल, ये स्टेप 1 है। हाँ, इसके अलावा भी एक वर्क परमिट की कैटेगरी होती है जिसमें कि कंपनी डायरेक्टली जो है वो आपको जॉब ऑफ़र करती है, उस जॉब ऑफ़र पे आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऐसा भी कोई कैटेगरी है जो अभी भी एग्ज़िस्ट देखिए, करती है? डिफरेंट है, कुछ उसमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी क्या है, आपको यहाँ वीज़ा चाहिए, नहीं चाहिए। कहीं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स होते हैं, उसमें LMIA नहीं चाहिए होता। कोई ऐसी कंपनी है जो लेट्स से कहीं बाहर है, ठीक है? और उनकी कोई प्रेज़ेंस यहाँ पे भी है, कनाडा में भी है, और वो विदिन अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉयी को आउटसाइड ऑफ कनाडा से कनाडा लेके आना चाहते हैं, तो वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़री होता है, और हुँ, उसके लिए LMIA नहीं चाहिए। इसी तरह कोई 2-3 और कैटेगरीज़ हैं, कुछ इनकी कनाडा के बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिसमें लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कोई क्राइटेरिया मीट करें थोड़ा बहुत, और उसमें भी LMIA नहीं चाहिए होता। लेकिन ये हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। हुँ। ये कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आके कनाडा में जॉब करते हैं, जो कैनेडियंस नहीं हैं, वो LMIA पे आते हैं। ठीक है। और एलएमआईए लेने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ होना मौजूद होता है पहले मतलब ज़रूरी होता है ना? कि आप LMIA का पहले जो प्रोसेस है यासीन, वो एम्प्लॉयर का प्रोसेस है, वो एम्प्लॉयर हुँ, ने करना होता है, ठीक है? तो वो आप फ़र्ज़ करें, आप जो है कहीं बाहर, आप दुबई में हैं, ठीक है? और आप यहाँ कोई कंपनी हायर करना चाहती है, तो जो कंपनी है वो LMIA का प्रोसेस शुरू करेगी, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? आपका अभी वो प्रोसेस और आपका रोल शुरू नहीं हुआ, आपका काम शुरू नहीं हुआ। अभी LMIA वाला जो प्रोसेस है, जो स्टेप 1 है, वो ये कैनेडियन बिज़नेस शुरू करेगा, और बल्कि रूल्स ये कहते हैं कि ये जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं LMIA के प्रोसेस में, ये वो बिज़नेस आपसे रिकवर भी नहीं कर सकता। यानी वो बिज़नेस हुँ, आपको नहीं कह सकता कि भई हम आपके लिए ये LMIA का प्रोसेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई कंसल्टेंट या वकील हायर करेंगे, वो LMIA का प्रोसेस करे। अच्छा, LMIA की जो एप्लीकेशन फीस है वो $1000 है, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट फीस है। तो वो एम्प्लॉयर आपको नहीं कह सकता कि भई आप हमें पहले $6-7,000 दें या बाद में दें, तो हम आपका हुँ, प्रोसेस करेंगे। रूल्स ये कहते हैं कि नहीं कर सकते। अब क्या असल में ऐसा होता है या नहीं होता, वो एक कंप्लीटली सेपरेट बात है। हुँ। लेकिन एम्प्लॉयर आपसे रिकवर नहीं कर सकता लीगली। तो ये अच्छा, प्रोसेस एम्प्लॉयर शुरू करता है, और एम्प्लॉयर इस जो है वो सारा जो इसके वेरियस स्टेजेस हैं, आप पहले एडवर्टाइज़ करते हैं वो रोल, वो फिर उसके बाद हुँ। आप जो एडवर्टाइज़ करने के बाद जो रिज़्यूमेज़ आपको आते हैं, उनको आपने सेव करना होता है। आपको बताना पड़ता है एप्लीकेशन में कि क्यों ये रिज़्यूमे सूट नहीं कर रहा है इस जॉब के लिए, और क्यों हम उस बंदे को हायर करना चाहते हैं जो कनाडा से बाहर है। अच्छा ऑन पेपर तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस लग रहा है लेकिन अभी हम उस पे बात करेंगे कि इसमें क्या लूप होल्स हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बंदा जो जिसको हायर करना है वो पहले से यहाँ किसी वीज़ा पे मौजूद हो यानी कि नहीं, स्टूडेंट वीज़ा ऐसा पे ऐसा ऐसी 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 कोई रिक्वायरमेंट कंडीशन है? नहीं है। ठीक है। तो चलें फिर हम इस पे मज़ीद डिटेल में आते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि ऑन पेपर एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑफ कोर्स उन्होंने गार्डरेल्स भी रखी हुई हैं। इतनी गार्डरेल्स होने के बावजूद इतना स्कैम कैसे हो गया फिर? हाँ, ये दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन कि जब आप इसको पेपर पे पढ़ते हैं और देखते हैं और आप वो प्रोसेस करते हैं, तो आप कहते हैं यार ये तो अच्छा बड़ा प्रोसेस, बहुत ऐसे इसमें सेफगार्ड्स हैं, जैसे आपने कहा गार्ड रेल्स हैं, और ये क्यों इसका जो है अब्यूज़ ऐसा हो रहा है। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster
to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. कुछ तो इसमें रीजंस हैं यासीन जो हम बात कर सकते हैं जिनके बारे में, और कुछ ऐसी रीजंस हैं जो मेरे और आपके जैसे लोग जिन्होंने अब कनाडा में काफ़ी टाइम गुजार लिया है और कैनेडियन सोसाइटी को देखा है, कैनेडियन वर्क प्लेस को देखा है, यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है और जो उनकी एफिशिएंसी है या कॉम्पिटेंस है, वो हम यहाँ रह के जब डेली बेसिस पे देखते हैं तो कुछ तो हम लोग समझ सकते हैं और किसी और को समझाना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन चले हम उन रीजंस से शुरू करते हैं कि जो जो सबको हम जो है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। देखिए, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि एलएमआईए जो है वो एक तो चलें आपको वर्क परमिट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो एलएमआईए अगर आपका अप्रूव हो जाए तो आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। एक्सप्रेस एंट्री 2015 में शुरू हुई, ठीक है। सो रफली 10 साल जो है, बल्कि इनफैक्ट 10 साल हो गए, 2025 शुरू हो गया, तो 10 साल पहले एक्सप्रेस एंट्री शुरू हुई। और एक्सप्रेस एंट्री जब शुरू हुई तो बिल्कुल उस वक्त जो है जॉब ऑफर अगर आपके पास है कनाडा में तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी जब एक्सप्रेस एंट्री शुरू हुई। बल्कि आई थिंक एट दैट पॉइंट तो हंड्रेड्स में थे जो पॉइंट्स आपको दिए जाते थे, 600 पॉइंट्स थे या कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स थे, मैं अभी भूल रहा हूं। तो वो बेसिकली अगर आपके पास जॉब ऑफर है और एक्सप्रेस एंट्री जब शुरू हुई थी तो आप समझिए कि आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल गई। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसके वो पॉइंट्स कम किए, उसकी इंपॉर्टेंस को कम किया, तो फिर वो 50 पॉइंट्स आ गए एलएमआईए के। इफ यू हैव अ जॉब ऑफर यू हैव 50 पॉइंट्स। एक मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 200 पॉइंट्स अभी भी थे, और वो थी अगर जैसे आप सीनियर मैनेजमेंट हैं और जिसे हम सी स्वीट कहते हैं कि अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, या एट दैट लेवल, तो उस पर 200 पॉइंट्स भी हैं। लेकिन वो तो बहुत रेयर है तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द एक्शन जो था वो ये 50 पॉइंट्स वाले एलएमआईएस में था। तो जैसे जैसे ये एक्सप्रेस एंट्री होती गई, आती गई, ये कंपेटिटिव होती गई, इसमें जो कट ऑफ स्कोर था ये बढ़ता गया। फिर हमने देखा कि जो पिछले 5 साल में, जो हमने लास्ट टाइम अपने पॉडकास्ट में बात की थी, कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे, तो जब वो स्टूडेंट्स यहाँ पाइपलाइन में दूसरी तरफ से निकलने लगे, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया, उन्होंने यहाँ पे 1 आध साल 2 साल कहीं काम कर लिया, तो उनके जो पॉइंट्स थे एक्सप्रेस एंट्री में वो बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो वो जो एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ स्कोर था, इट केप्ट गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कंपीट करना। अब अगर आप कनाडा से बाहर हैं फॉर एग्जांपल, और आपके पास कोई कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और आप कंपीट कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके पास कैनेडियन एजुकेशन है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, उनको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप तो नहीं कंपीट कर सकते, क्योंकि वो उनके पॉइंट्स तो हमेशा ज्यादा होंगे। तो एक तो ये हुआ, तो फिर अब आपको वो ढूंढने लगे आपके, यार वो मुझे 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं ताकि मैं कंपीट कर सकूं इनके साथ, ठीक है। तो एक तो 50 पॉइंट्स यहां आ गए। दूसरा 50 पॉइंट्स जो, या एलएमआईए का जो फ्रॉड का एवेन्यू खुला, वो उन स्टूडेंट्स के लिए खुला जो यहाँ पे थे, जिनके जो वर्क परमिट मिलता है पढ़ाई के बाद, जिसे पीजीडब्ल्यूपी कहते हैं। पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर हो रहा है, आप ट्रांजिशन नहीं कर सके परमानेंट रेजिडेंस में। अब मैं क्या करूं, अब मैं वापस तो जा नहीं सकता, तो चलो मैं एलएमआईए एक ले लेता हूं, या एलएमआईए बेस्ड जॉब ले लेता हूं, ताकि मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए, तो मैं उसमें जो है 3 साल मुझे और मिल जाएंगे कनाडा में। डेस्परेशन में कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद जो ओपन वर्क परमिट मिलता है उस पर काम कर लिया, लेकिन फॉर सम रीजन मेरे पास अभी भी पॉइंट्स नहीं थे पीआर के लिए, तो मैंने फिर ये एलएमआईए वाला जो है वो काम कर लिया, उससे मुझे 50 पॉइंट्स भी मिल गए और मेरा स्टे भी एक्सटेंड हो गया। और तीसरा जो इसमें एवेन्यू खुला वो फ्रॉड का, वो था कि अगर कोई बाहर है बंदा जिसको पता है कि मैं एक्सप्रेस एंट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरी एज ज्यादा है, या मेरी एजुकेशन कम है, या मेरी लैंग्वेज स्किल्स बहुत वीक है, मैं एक्सप्रेस एंट्री में मेरे पास कभी पॉइंट्स नहीं होंगे, तो कनाडा में आने का एक मैं कोई रास्ता देखूं कि कम से कम मैं कनाडा तो आ जाऊं, कि मैं कनाडा आ जाऊं और फिर मैं यहां आके फिगर आउट करूंगा कि मैं किस तरह मैंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए ट्रांजिशन करना। तो ये लोगों ने बेचना शुरू कर दिया उसको कि यार तुम एलएमआईए हम आपको दे देते हैं, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करो, अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आप कम से कम कनाडा तो आ जाओगे, और फिर आपको देखेंगे कि
कोई प्रोविंशियल उसमें से ले जाएं, रास्ते में से ले जाएं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, या किसी और स्ट्रीम में से ले जाएं। स्टेप 1 तो आप करो ना, कनाडा तो आओ। तो ये कोई 2-3 इसमें वो खुले एवेन्यूज खुले जिसमें ये अब्यूज का जो है पॉसिबिलिटी पैदा हुई। और एलएमआईए का प्रोसेस जो है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरा कोई यहाँ छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, मेरा कोई ग्रोसरी स्टोर है, या मेरा कोई यार्ड है, मेरा कोई ये मैं रिपेयर वर्कशॉप है, मेरा कोई रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट्स में फूड सर्विस वाले एलएमआईएस जो है वो सबसे ज्यादा अप्रूव होते थे, ठीक है। मैं एक कंसल्टेंट हूं, और थोड़ा सा जो मैं आपको ये बता कि अच्छा ये प्रोसेस फिर करते क्या थे लोग, वो ये करते थे कि मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक यहाँ रेस्टोरेंट है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई आपके रेस्टोरेंट को यूज करके, आपके बिजनेस को यूज करके हम एलएमआईएस जो है वो 1 या 2 अप्रूव कराते हैं कि आपको कोई फूड सर्विस मैनेजर चाहिए, आपको कोई सर्वर चाहिए, आपको कोई शेफ चाहिए, ठीक है, किचन में आपको शेफ चाहिए। और जब वो एलएमआई अप्रूव हो जाएंगे तो वो एलएमआई हम फिर कोट एंड कोट बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, जिसको चाहिए। अब वो किसी स्टूडेंट को चाहिए, किसी ऐसे बंदे को चाहिए जो बाहर है और यहाँ वर्क परमिट पे आना चाहता है, या किसी को सिर्फ 50 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो हम उनको ये बताएंगे कि भाई हमारे पास ये अप्रूव्ड है एलएमआईएस, और फिर हम उनको ये एक प्राइस से उनसे तय कर लेंगे कि भाई ये एलएमआई अगर आपको चाहिए तो ये इसके इतने पैसे, और वो पैसे फिर हम स्प्लिट कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन, तो इसमें जो बेसिकली हंटर था वो कंसल्टेंट था? नहीं, कोई ये भी हो सकता है, कंसल्टेंट जो आ रहा कोई है भी, वो वो बिजनेस बिजनेस बता ओनर्स खुद भी थे, अच्छा, खुद भी थे? जिन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार ये हाँ, हमारे पास तो एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, वो सही भी है। ढूंढ सकते हैं। कंसल्टेंट्स इसलिए क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास रेडिली एक पूल अवेलेबल होता है पैसा लोगों मनी का, भी है। जो इमिग्रेशन के ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं, तो इसलिए। और या बीच में इसमें बहुत सारे नॉन कंसल्टेंट एजेंट्स भी हैं, जिन्होंने वो जो है वो 2 and 2 पुट टुगेदर कर लिया कि अच्छा यार इसको जरूरत है एलएमआईए की, ब्रोकर। ये हाँ। ब्रोकर कि ये एलएमआईए यहाँ से मिल सकता है, तो मैं बीच में गो बिटवीन बन जाता हूँ। हुँ, तो और ये अपना बेसिक कमीशन जो है इसको, हाँ, अपना बेसिकली कमीशन इसका बना जो लूँ साथ प्रोसेस में। यही है। सॉरी? अपना कमीशन ही बना लूँ साथ में। तो इसमें यही सप्लाई चेन है। हाँ, ये बिल्कुल। एक इसमें सप्लाई चेन के डिफरेंट जो है वो लेवल्स हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट वो कर रहा हूं तो मैं ज्यादा पैसे रख सकता हूं। अगर कोई मेरे हाँ। पास आ रहा है कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट है जो आपको देगा, ही विल पे फॉर दिस एलएमआई, तो मैंने कहा ठीक है तुम ले आओ, मैं तुम्हें 10% दे दूंगा। अच्छा, आपने एग्ज़ाम्पल दी जैसे रेस्टोरेंट की या ग्रोसरी स्टोर। अब ये तो कोई इतना हाई स्केल काम नहीं है, तो इसको प्रूव कैसे करते थे कि यार हमें लोकल मार्केट से जो है कॉम्पिटेंट बंदा नहीं मिल रहा? अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन, और ये वही बात है जो अभी मैं कर रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब आप यहाँ कनाडा में रहते हैं और आप ये एक्सपीरियंस करते हैं तो आप कहते हैं यार बाहर से हम, हमारे कितने परसेप्शंस होते हैं कि यार कनाडा में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीजें नहीं हो सकती, और वहां पे तो एफिशिएंसी है। जो हम लोग बाहर रहते हैं ना, स्पेशली जो हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं, ये एशिया से, इंडिया, पाकिस्तान, ये हम लोग, हमारे अंदर एक ये मिसकंसेप्शंस होती हैं कि जो गोरे ममालिक हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा इफिशिएंट हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, वहां कोई गलती नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई इनकॉम्पिटेंस नहीं हो सकती, कोई इनएफिशिएंसी हुँ। नहीं हो सकती। हम हमेशा अपने आप को कहते हैं यार हमारे मुल्क में ऐसे होता है और हमारे मुल्क में ऐसे होता है। सब कुछ यहां भी होता है। आप किसी वेस्टर्न कंट्री, आप जर्मनी का हाल देख लें इस वक्त क्या है। यानी आप जर्मनी की एग्जांपल्स दी जाती थी कि जर्मन इफिशिएंसी, कि जी जर्मन इफिशिएंसी, और ये वो जर्मनी का हाल देखें आप, वोक्सवैगन और दूसरे जो मर्सिडीज और ये सारे वो ले ऑफ्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जर्मनी में अपने प्लांट्स बंद करेंगे, हम कम नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो कनाडा में भी यही है कि ये आपने बिल्कुल सही बात की कि एक किचन हेल्पर या किचन में काम करने वाला या ऑफिस एडमिन काम करने वाला जो एलएमआईएस अप्रूव होते थे, आप ये कह रहे हैं कि आपको कनाडा में ये काम करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था और ये अप्रूव हो जाते थे एलएमआईएस। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपने जैसे एक, और बल्कि मैंने इस पे एक लिंक्डइन पे पोस्ट किया जो कि जिसपे बहुत मुझे रिएक्शन आया और बहुत वो उसमें ट्रैक्शन थी उस पोस्ट में, बहुत उस पे जो है वो कमेंट्स हुए और लोगों ने किया। तो वो इस पे ही मैंने किया था कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के एलएमआईए जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में अप्रूव हुए 2023-2024 में। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि ये कहा जा रहा है कैनेडियंस को कि ऑफिस एडमिन आपको नहीं मिल रहे यहाँ पे, जिसके लिए आपको बाहर से लाना पड़ा किसी को। और ये तो बहुत बड़ा एलएमआईए, जोक है। और एलएमआईए का जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो एप्लीकेशन फीस उसकी $1000 है, विच इज हुँ, सिग्निफिकेंट, $1000 जस्ट एप्लीकेशन फीस। आप किसी को रिटेन करते हैं एलएमआईए करने के लिए, ठीक है, किसी कंसल्टेंट को, किसी लॉयर को, तो वो फीस भी थाउजेंड्स में होती है, ठीक है। कोई $2000 चार्ज करता है, कोई $5000 चार्ज करता है, तो हम एवरेज ले लेते हैं, चले $3000 ले लें। तो एक एम्प्लॉयर ने एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन भरने के लिए $4000 खर्च किए। ये तो वैसी कॉमन सेंस नहीं आपको वो हुँ। कहती है कि यार कोई
क्यों करेगा ऑफिस एडमिन के लिए जो 17 18 16 डॉलर्स एन आवर की जॉब है? आपको कोई ईज़िली इंटर्न मिल सकता है इस काम के लिए। मतलब हाँ। सिर्फ ये कहना कि हमें जो है अपने एरिया में कोई बंदा नहीं मिला ये काम करने के लिए, इसलिए हम $5,000 खर्च करके किसी फॉरेनर को जो है ये जॉब हमने दी। तो ये लेकिन अप्रूव होते थे, और अप्रूवल जो है ऐसी-ऐसी पोज़ीशंस के लिए भी होती थी, जो आप सोचते रह जाते थे कि यार ये किस तरह दिखाया जा रहा है कि ये आपको कनाडा में कोई बंदा नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो इसका मतलब ये है कि एक तो बिजनेसेस और कंसल्टेंट तो हैं ही इसमें कल्प्रिट, लेकिन साथ ही साथ वो वीज़ा ऑफिसर्स भी कल्प्रिट हैं जो इन एप्लीकेशंस को अप्रूव कर रहे हैं। यानी कि ठीक है, इन्होंने पेपर पे दिखा भी दिया कि भाई हमें शॉर्टेज है स्टाफ की और हमें इस स्किल का बंदा नहीं मिल रहा, जबकि ये कि बहुत रॉकेट साइंस वाली स्किल नहीं है। अब रेस्टोरेंट हेल्पर जो है वो उसमें क्या आपको चाहिए सिवाय देखिए सिवाय आपके यासीन, मैं बेसिक सेंस आपको के। बताऊं इसमें कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखें एक रिसेंट अभी जो चेंज एक इन्होंने अनाउंस किया है, वो ये है कि फ्लैग पोलिंग इन्होंने खत्म कर दी है। ठीक है, अब फ्लैग पोलिंग क्या होती है? फ्लैग पोलिंग ये होती है कि लेट्स से आप कनाडा के अंदर हैं, ठीक है, आप एक विजिटर हैं, मैं विजिट वीजा पे कनाडा आया, यहाँ पे आके मुझे LMIA बेस्ड जॉब ऑफर मिल गई है। ठीक है, किसी एम्प्लॉयर ने कहा भाई हम आपको ये जॉब ऑफर देते हैं, अब आपको वर्क परमिट चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तो यहाँ विजिटर वीजा पे आए हैं, आप विजिट वीजा पे काम तो नहीं कर सकते, आपको वर्क परमिट चाहिए। तो लोग क्या करते थे कि एक ऑप्शन होती थी कि आप यहां से जो ये कनाडा और अमेरिका का लैंड बॉर्डर है, आप यहां पे जाते थे, आप थोड़ी देर के लिए कैनेडियन बॉर्डर से एग्जिट करते थे। ठीक है, आप कैनेडियन बॉर्डर एग्जिट करके आप अमेरिकन साइड पे चले गए, लेकिन आप अमेरिका नहीं गए, आप वहीं से घूम के वापस आ गए। सो बेसिकली आप एक तरह से कनाडा थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ा, और अब आप दोबारा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कनाडा में एंट्री के लिए। और लैंड बॉर्डर पे आप ये वर्क परमिट की एप्लीकेशन दे सकते थे कि जी मैं मुझे ये वर्क परमिट अप्लाई कर। ठीक है, वो एक टेक्निकलिटी कह लें, लूप होल कह लें, उसको आप कुछ भी कह लें, वो आपको अलाउ करती थी। ये इसे कहते हैं फ्लैग पोलिंग। ठीक है, कि आप वो फ्लैग पोल के अराउंड जो है वो होके आ गए, तो और वहां पे आप अप्लाई कर सकते थे। अब अगर मैं वीजा ऑफिसर हूं, या चले मैं नहीं हूं वीजा ऑफिसर, मैं कोई बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी हूं, लेकिन मैं कनाडा में हूं कुछ अरसे से, मैं देख रहा हूं कि भाई आप विजिट वीजा पे कनाडा आए, ठीक है, और इतने आप स्पेशल थे कि आपको यहाँ पे विजिट वीजा में, जो आपको यहाँ आए हुए क्या कुछ दिन हुए होंगे, हफ्ते हुए होंगे, एक एम्प्लॉयर ने आपको जॉब भी ऑफर कर दी। यानी यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं और वो बेचारे 6 6 8 8 9 9 महीने रगड़ा खाते हैं, उनको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती, और उनको वर्क परमिट भी नहीं चाहिए, वो तो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन आप विजिट वीजा पे यहाँ आए, और आप इतने स्पेशल थे कि आपको एक किसी ऑफिस ने या किसी एम्प्लॉयर ने, किसी कंपनी ने आपको जॉब दे दी, और वो जॉब इन मोस्ट केसेस यही होती थी, ऑफिस एडमिन, बुक कीपर, ये अपना फूड सर्विस वर्कर, इस तरह की जॉब्स होती थी। ठीक है, तो आपने आपने इंटरव्यू भी कर लिया, आपको जॉब भी मिल गई, और एम्प्लॉयर ने जो है आपको दे दिया, LMIA भी दे दिया। तो ये यही सोच के आप वो हो जाएंगे कि भाई या तो आपकी इंटेंशन नहीं थी कनाडा में एज अ विजिटर आने की, ठीक है, आपकी हमेशा यही इंटेंशन थी कि आप यहाँ आएंगे हाँ। और आप ये कुछ ढूंढेंगे और जॉब शॉप ढूंढेंगे और आप करेंगे। तो यहीं से आपके जो है वो रेड फ्लैग्स हो जाने चाहिए थे कि यार ये कौन एम्प्लॉयर है, क्या प्रोसेस है इनका हायरिंग का, ये कैसे हायरिंग हो रही है, किस तरह आपको क्यों नहीं मिला कोई कैनेडियन ये काम करने के लिए। लेकिन ये इनएफिशिएंसी है सिस्टम की, ये इनकॉम्पिटेंस है सिस्टम की, कि वो बस वो चलो यार बस ठीक है करते रहें होता रहे। ये तो अब जब इनका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत अनबेरेबल हो गई, इन्होंने कहा कि यार हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमें कोई वोट नहीं देगा, इतना एंगर है लोगों के अंदर इमिग्रेशन के ऊपर, तब ये इन लोगों ने ये स्टेप्स अनाउंस किए कि हम हम्म। LMIA के 50 पॉइंट्स अब इन्होंने खत्म कर दिए हैं। ये जो है वर्क परमिट का इन्होंने फ्लैग पोलिंग खत्म कर दी है, वर्क परमिट के नंबर्स इन्होंने कैप कर दिए हैं, स्पाउसल वर्क परमिट जो मिला करता था लोगों को वो उन्होंने बहुत केसेस में खत्म कर दिया है। ये तो एक डेस्परेट मेजर्स हैं, जब इन्होंने देखा कि यार हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकली। हाँ, और ये भी इन्होंने तब लिए हैं, मतलब इस एक्शन को लेने में उनको पूरा साल लग गया ना। यानी कि इमिग्रेशन पे जो बैकलैश आ रहा था वो तो मेरे ख्याल में 2023 से आना शुरू हो जी गया था बिल्कुल, मेन और स्ट्रीम बल्कि मैं मीडिया तो में। ये कहूंगा यासीन कि इनको साल नहीं लगा, इनको 10 साल लगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है 10 साल से है इन ऑफिस।
तो हाँ, हाँ, आपने वो तो है। लेकिन जो बैकलैश आया ना मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे, वो मेरे ख़्याल में 2023 से आना शुरू हो गया था। और तरह-तरह के स्कैम्स आपको नज़र आ रहे थे, वीडियो कैमरा मतलब वीडियोज़ लोग पब्लिश कर रहे थे और सोशल मीडिया पे जो डिस्कशंस हो रहे थे, उससे आपको नज़र आ रहा था कि भाई पब्लिक में बड़ा एंगर बढ़ रहा है इस हवाले से। उसके बावजूद जो शॉन फेलर साहब थे उस वक़्त, उन्होंने उसको डिफेंड किया कि नहीं, नहीं ठीक है, हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, हमारे पास लेबर शॉर्टेज है। फिर जब वो मार्क वेलर साहब आए, उन्होंने भी वही स्टांस रिपीट किया। वो तो अब जाके उन्होंने ये सारी चीज़ेज़ की हैं, यानी कि उस पूरे प्रोसेस को भी साल डेढ़ साल लग गया, जब से वो बैकलैश आना शुरू हुआ और तब जाके एब्सोल्युटली, उन्होंने वो चेंजेज़ बिल्कुल, किए हैं। बिल्कुल हुआ और बल्कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये बैकलैश कह लें इसे या ये जो अब रिजेंटमेंट है, ये फेयरली रीसेंट है, लास्ट कपल ऑफ इयर्स, लास्ट फ्यू इयर्स। मुझे इस फील्ड में इतना टाइम हो गया, हम लोग इतने पहले से यानी 2017, 2018 से ये बातें हम लोगों की इंडस्ट्री में कंसल्टेंट्स हम लोग करते थे कि ये अप्रूव कैसे हो रहे हैं? ये कैसे अप्रूव हो जाते हैं? मतलब ये वर्क परमिट्स भी अप्रूव हो जाते हैं, एलएमआई ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि ये एलएमआईएस की एक मार्केट प्लेस है कि आप ये हुँ। खरीदते हैं, आप बेचते हैं। स्टैंडर्ड रेट्स थे कि यार इस एलएमआईए के $20,000 हैं, इस एलएमआईए के $30,000 हैं, इस एलएमआईए के $10,000 हैं। तो आपको मैंने पता तो है, सुना है कि वो 1-1 लाख डॉलर तक बिके हैं। देखिए ये तो वो वाली बात है ना, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई सेट प्राइस नहीं है। ये प्राइस वो है जो आप मुझे देंगे, वो उसकी प्राइस है। हुँ। ठीक है? आप डेस्परेट हैं फॉर सम रीजन, ठीक है? आप मैंने आपको और एंड यू हैव फंड्स, यू हैव मनी, ठीक है? आपके पास हैं। मैंने आपको उससे बात की, मैंने कहा यार ये बंदा तो मुझे 50,000 भी दे देगा। मैंने आपसे 50,000 ले लिया। मुझे कोई और बंदा मिला, मैंने उसको देखा, मैंने कहा नहीं यार ये 20 से ज्यादा नहीं देगा। मैंने उसको 20 बोल दिया। तो इसकी कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं। तो हुँ। एक तो ये चक्कर है। दूसरा ये है कि जस्ट गोइंग बैक टू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट कि ये सबको पता था। जो जब ये चीज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मार्केट की जा रही है कि जी एलएमआईए ये वो साथ, तो मतलब कैसे ड्यू डिलिजेंस किधर थी गवर्नमेंट की? ठीक है? तो ये हुँ। इसीलिए बैकलैश बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 2-3 साल की कहानी है। लेकिन जो इसके ऊपर एक आप कह लें कि अमेज़मेंट मैं तो कहूँगा कि हम जैसे कंसल्टेंट्स या और लोगों की कि यार ये नज़र कैसे नहीं आ रहा है इनको? हम लोग देख रहे हैं इतना, और ये कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही। ये कोई वो ओपनली ऐसी हाँ। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि सिर्फ़ आपको और मुझे पता है और ये कोई हमारा क्लोज़्ड क्लब है कि यार सिर्फ़ इस ये तो ओपन सबको बिक रहे हैं। मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि भाई कुछ लोग फेसबुक मार्केटप्लेस पे बाकायदा ऐड लगा के उसको मार्केट कर रहे थे कि भाई मेरे पास जो है वो 4 एलएमआईए अप्रूव्ड हैं, किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें अपना अपना अभी व्हाट्सएप नंबर रिसेंटली है। बल्कि यासीन जस्ट रिसेंटली दिस इज अ फ्यू वीक्स अगो सीबीसी जो यहाँ पे टेलीविजन और मीडिया का इदारा है, उन लोगों ने एक अंडरकवर रिपोर्ट इन्होंने अभी जो है करके उन्होंने रिलीज किया है। मैं बहुत इंकरेज करता हूँ आपको और आपके ऑडियंस को कि उसको देखें। आप गूगल कर लें सीबीसी अंडरकवर एलएमआईए फ्रॉड, तो वो आ हुँ। जाएगी। तो उसमें उन्होंने वो 3-4 लोग हैं, उन्होंने अंडरकवर जाके एग्जैक्टली यही फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनमें अपना वो रजिस्टर किया और उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ अपनी एक उन्होंने कहानी बनाई कि हम यहाँ हैं और हम डेस्परेट हैं, हमें एलएमआईए चाहिए। तो किस तरह उनकी पूरा इंटरेक्शन उन्होंने वो जो है हिडन उससे रिकॉर्ड किया हुआ है कि जो है किस तरह से वो इनिशियली उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, किस तरह उन्होंने उनको वो कोट किया कि अच्छा भाई इसके 10,000 हैं, इसके 15,000। तो इतना इजी था और ये अभी से नहीं है, ये पिछले कितने सालों से है। तो जब हुँ। नहीं कोई एक्शन लिया गया, उसको आपने खराब होने दिया उस सिचुएशन को, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो एक ख़ास लेवल से आगे चला जाता है ना कि बस फिर वो इतना डैमेज हो जाता है, सिस्टम कह लें, क्रेडिबिलिटी कह लें, इंटेग्रिटी कह लें, उस सिस्टम की इतनी हुँ। डैमेज हो जाती है कि फिर वो उसको आप सैल्वेज नहीं कर सकते। फिर आपको यही करना पड़ता है जो आपने अब किया है कि यार अब इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल ख़त्म करके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। हाँ। अब इसमें 2-3 पहलू हैं ना, एक तो ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो तो हैं ही हैं इनकॉम्पिटेंस। लेकिन जो वीज़ा ऑफ़िसर बैठा है वो तो पॉलिटिकल बंदा नहीं है ना। वो तो जो इमिग्रेशन आपकी अथॉरिटी है उसने हायर किया हुआ है। वो कोई ना लिबरल है, ना वो कंज़र्वेटिव है, ना वो एनडीपी है। तो वो अगर अपनी जॉब सही से नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ही इज़ रिस्पांसिबल फॉर अप्रूविंग दीज़ फेक केसेज़। ठीक है, हम गवर्नमेंट को हम ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ जो हैं ऐसी बनाई हुई थी कि बिल इतना बैकलैश के बाद भी वो उसको जो है चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पे वीज़ा ऑफिसर्स दबा के वीज़ा इश्यू कर रहे हैं, अब ये कोई एक केस तो नहीं था ना कि भाई एक बंदा आया विज़िट पे, उसने एलएमआईए अप्रूव करवाया और परमिट ले लिया। ये तो हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो कोई तो फ्लैग होगा सिस्टम में कि भाई ये जो बेसिकली ये जो फ्लो आ रहा है विज़िट वीज़ा कन्वर्जन का या स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्जन का टुवर्ड्स एलएमआईए, दैट इज़ एनोमली।
मतलब कोई तो फ्लैग रेज़ हो सकता होगा सिस्टम के अंदर, ये क्यों नहीं मैं हुआ? आपसे आपसे हाँ, इससे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो आपको ना कंसल्टेंट होने की ज़रूरत है, ना लॉयर होने की ज़रूरत है, ना आपको सिर्फ़ यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं, तो आपको ये कॉमन सेंस क्वेश्चन्स आपके दिमाग में आएँगे कि यार ये कोई बंदा देख कैसे नहीं रहा? ये रेड फ्लैग्स क्यों जनरेट नहीं हो रहे? ये डाटा क्यों आपके सामने नहीं आ रहा? कि यार लास्ट ईयर जो है टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स यहाँ आए और वो फ्लैग पोलिंग करने जो है बॉर्डर्स पे पहुंच गए कि जी हमें वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। चलो एक दफा, दो दफा, पांच दफा, थाउजेंड्स में, कि मतलब इस तरह से किस तरह हो रहा है यहाँ पे? ये किस तरह ये आप विजिट वीजास पे यहाँ आ रहे हैं और आप फिर जो है वो पहुंच जाते हैं वर्क परमिट की एप्लीकेशन लेके। और जो आपने ये बात की कि जो फर्स्ट लेवल है उसका जो ऑफिसर बैठा है जिसने फैसला करना है, देखिए यासीन बात ये है, मैं एक ऑफिसर हूँ, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कि यार ये हो रहा है, रोजाना ये एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। या तो मैं इसको अपना मैं टाइम लगाऊं, एफर्ट लगाऊं और मैं वो करूं कि नहीं मैंने मेरिट पे फैसला करना है। या मैं देखूं कि यार जब मेरे से ऊपर वाले बॉदर्ड नहीं है, तो मैं क्यों बॉदर्ड हूं और मैं अपना डे क्यों खराब करूं? मैं अपना इस पे क्यों आधा घंटा लगाऊं, पौना घंटा लगाऊं, रिफ्यूज करूं, रीजंस लिखूं, जबकि मेरे लिए आसान ये है कि मैं आया, ये ले भाई ठप्पा लिया, वर्क परमिट लो जाओ। तो हुँ, मतलब मैं क्यों करूंगा? जब एक इंस्टीट्यूशनल एक आप पॉलिसी देख रहे हैं, आप किसी जगह काम करते हैं, आप देखते हैं कि यार कोई बॉदर्ड नहीं है मेरे से ऊपर किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, कोई बॉदर्ड नहीं, एवरीवन इज लुकिंग द अदर वे, ठीक है? और मैं अगर कोई वो करता हूं, कोई मैं बहुत अच्छा कोई काम करता हूं, मैं कोई एप्लीकेशन है या मैं कोई चीज आइडेंटिफाई करता हूं कि देखो यार ये गलत हो रहा है, ये वो, उसका मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि शायद यही मुझे कहा जाए कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, हुँ, ठीक है? तो मैं क्यों करूंगा? मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। यार करो, मैं 100 में से मैंने 30 अप्रूव कर दिए, 30 रिफ्यूज कर दिए, 20 30 को मैंने कोई और डिसीजन कर दिया कि चलो यार हमें और डॉक्यूमेंटेशन दो, और मैंने कहा मैं अपनी शिफ्ट खत्म करूं, मैं जाऊं। बहुत दफा ये स्टेटिस्टिक्स रिलीज किए गए हैं कि जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो विजिट वीजा एप्लीकेशन जो है वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है? अबू धाबी ले लीजिए, अबू धाबी जो है एक बहुत बिजी वीजा ऑफिस है, इट इज अ वेरी वेरी बिजी वीजा ऑफिस, परहैप्स वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है? वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं गवर्नमेंट से, और बेसिक को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, कि जिस पे उन्होंने निकाला कि कितना, एक एस्टिमेट ये है कि एक ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन के लिए बिटवीन 3 to 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, हुँ, विजिट वीजा एप्लीकेशन, टेम्पररी एप्लीकेशन हाँ, के लिए, ठीक है? 3 to 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 7 मिनट्स, ये रेंज है। 5 मिनट में अगर मैंने एक एप्लीकेशन पे यासीन फैसला करना है, मैं क्या वो पूरी एप्लीकेशन देखूंगा? मैं कोई उसमें ये हुँ, करूंगा कि नहीं यार मैंने अपनी जॉब जो है बहुत अच्छी तरह करनी है और मैं उसमें पूरा देखूंगा, या मैं पहले 3 पेज देखूंगा, अपना माइंड मेकअप करूंगा और मैं उसको जो है उस पर फैसला कर दूंगा। हाँ, कोई मेरी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर मैंने गलत फैसला किया, गलत रिफ्यूज किया, जो रिफ्यूज, कितने लोगों के रिफ्यूजल आप सुनते हैं कि विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया और इतनी अच्छी प्रोफाइल होती है, ठीक है? क्या करेगा वो? क्या कोई अपील का प्रोसेस तो है नहीं। आप दोबारा अप्लाई कर जुडिशियल लेंगे। रिव्यू कर सकते हैं। हुँ, जुडिशियल रिव्यू का मतलब तो ये कि 6 7 8 हज़ार डॉलर आपने किसी लॉयर को रिटेन किया, आपने वो किया, सारा किया, उसमें 5 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन देयर इज नो अपील प्रोसेस, हुँ, ठीक है? तो मैं वो वीजा ऑफिसर हूं, मुझे मेरे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने रिफ्यूज कर दिया, कोई नहीं मुझे आके पूछेगा यार ये तुमने क्यों रिफ्यूज किया। और अब तो वो भी हुँ, शायद खत्म, अब तो वो जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है, वो आपकी एप्लीकेशन जाती है, वो सिस्टम उसमें देखता है, वो चीजें प्रॉम्प्ट करता है ऑफिसर को, वो ह्यूमन भी नहीं देखता फर्स्ट उसमें इंस्टेंस में। तो यही चीज जो है ये वर्क परमिट्स उस पे है। ब्रीफली हमने लास्ट टाइम वो बात की थी कि कितने यहाँ पे हजारों स्टूडेंट आइडेंटिफाई हुए थे जो फेक लेटर्स ऑफ एडमिशन पे कनाडा आए थे वीजा लेके, ठीक है? कोई एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, थाउजेंड्स। तो जो वो वीजा ऑफिसर था जिसने स्टडी परमिट अप्रूव किया, उसने ये तक चेक नहीं किया कि ये जो लेटर हमारे सामने एडमिशन का है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं। यानी उनका जो एसओपी हुँ, था, उस एसओपी में ये था ही नहीं ये अपेरेंटली, हाँ, ये कि चेकलिस्ट में जो है शामिल कि ही हम नहीं ये था। वेरीफाई करें कि ये जो लेटर है ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो हुँ, वो जो वीजा ऑफिसर बैठा है, जब उसको ये ऊपर से एसओपीज नहीं आ रहे या कोई एक सिस्टम नहीं बना हुआ कि अच्छा भाई आपके पास ये लेटर ऑफ एडमिशन आया, आप ऑनलाइन ये डेटाबेस इसमें गए, आपने कोई नंबर डाला और आपने वेरीफाई किया कि ये लेटर ऑथेंटिक है। हुँ, तो मुझे क्या, मेरे पास 5 मिनट है, मैं क्यों जो है वो अपनी अपना वो डे खराब करूं, मैं इतना उसमें डिटेल में जाके कि ये लेटर है नहीं है, जब हाँ, ऊपर वाले बॉदर्ड नहीं है। देखिए एट सम पॉइंट हर जॉब जो आपकी है वो एक जॉब बन के रह जाती है, वो आपकी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन और इसमें वो सब मेरा जो है। पॉइंट ये है कि
अगर उसकी जो मैनेजमेंट है वो उसको भी अगर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी पॉलिटिकल नहीं होंगे ना। यानी कि मिनिस्टर तो बहुत ऊपर होता है ना, इमिग्रेशन मिनिस्टर अगर हम मार्क मिलर की बात करें वो तो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर है, लेकिन उसके नीचे कितनी डिफरेंट लेयर्स होंगी जो इमिग्रेशन को कंट्रोल कर रहे होंगे, जो इमिग्रेशन के पूरे प्रोसेस बनाते होंगे, एसओपीज़ वगैरह, भाई क्या चेक करना है, क्या नहीं करना। वो लोग तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल नहीं होंगे, ठीक है? इसमें पॉलिटिकल की बात नहीं है यासीन, दिस इज नॉट कि ये एग्ज़ैक्टली। पॉलिटिकल लीनिंग क्या है, ये मैं 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 इनएफिशिएंसी की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन जो जनरल परसेप्शन बन रहा है ना इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर कि भई लिबरल जो है वो ज़िम्मेदार है। लिबरल ने सारा काम ख़राब किया है। यही ज़िम्मेदार है इमिग्रेशन को इस तरह फैलाने में, सोशल इश्यूज़ को बिगाड़ने में। यानी कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है लिबरल के ऊपर। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यार लिबरल ठीक है, नो डाउट उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इनकरेक्ट थी, लेकिन उसके नीचे कितनी ब्यूरोक्रेटिक लेयर है और वो लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। दैट मीन्स वो अपनी जॉब्स नहीं कर रहे सही से। यानी कि उनकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, वो बिल्कुल पुअर लेवल के ऊपर है। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो पॉलिसी कोई भी बना दे ऊपर बैठ के, अगर वो नीचे वाले अपना काम सही नहीं करेंगे, तो फिर तो काम आपका फिर भी जो है बिगड़ता रहेगा। यासीन होता यही है कि वो जिसे कहते हैं ना, जिसके वो एक गेम है ना, बच्चे खेलते हैं वो पास द पिलो, कि वो आप जो है वो म्यूजिक बज रहा है, वो पिलो पास कर रहे हैं, जब म्यूजिक हाँ, बंद हो गया तो जिसके पास पिलो है वो आउट। तो ये हाँ, पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि अब आप कहते हैं कि जी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ये लिबरल्स की वजह से हुई। ठीक है, क्योंकि लिबरल्स इस वक्त गवर्नमेंट में, इस वक्त कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में होते तो लोग कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी। ठीक है, ये कोई नहीं देखता कि अनएम्प्लॉयमेंट को ये 2 3 4 साल की जो है वो पॉलिसी प्लानिंग या पुअर पॉलिसीज की वजह से नहीं है। ये एक कनाडा का डेकेड्स का मसला है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ये कॉम्पिटिशन नहीं है। इससे पहले मल्टीपल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसमें वो, लेकिन क्योंकि इस वक्त लिबरल्स पावर में गवर्नमेंट में है, तो इसलिए हुँ, जो ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, इमिग्रेशन, गालियाँ उनको पड़ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये लिबरल्स के खाते में चला गया। ये तो कोई नहीं हाँ, सोच रहा कि यार आज से अच्छा 10 साल पहले स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव्स थे। ठीक है, क्या उस वक्त ये प्रॉब्लम्स नहीं थी? इस लेवल की हुँ, नहीं थी, गिवन इस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पे आज है। लेकिन उस वक्त भी लोग कहते थे कि यार हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिलता, हमें स्पेशलिस्ट नहीं मिलता, हमें जो है वो इमिग्रेंट्स आते थे कहते थे हमें जॉब्स नहीं मिलती। हुँ, ये सब प्रॉब्लम्स तो उस वक्त भी थे, जो कि अब 10 टाइम्स हो गए हैं। आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन तो स्टीफन हार्पर के साथ क्या हुआ जब 2015 में ये लिबरल्स आए थे, तो इन ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट लेके आए थे, क्योंकि लोग इतने तंग थे उस वक्त के गवर्नमेंट से, कंजर्वेटिव से, कि ये लोग मेजॉरिटी गवर्नमेंट ले गए। अब ये हुँ, कंजर्वेटिव्स आएंगे अगले साल, मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ, ये भी अपने 8 साल 9 साल गुजारेंगे, उसके बाद जो है बिल्कुल। वो लोग इनसे तंग आ जाएंगे लिबरल, और फिर वो कहा जाएगा कि देखो यार कंजर्वेटिव जो हैं वो इमिग्रेशन को नहीं हैंडल कर सकते, वो ये हाँ, सिक्लिकल है। ये हर पूरी दुनिया, अमेरिका में आप देख बिल्कुल, लें, अमेरिका में ऐसे ही क्या है। हो रहा है, वो रिपब्लिकन डेमोक्रेट, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, हाँ, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वहां भी यही होता है। तो नहीं ये तो ठीक है आप। नेचर है इसका, कि वो जो होता है ना, वो जिसके हाथ में पिलो रह गया, म्यूजिक बंद हो गया, वो हॉट आउट। पोटैटो। हॉट पोटैटो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो जो है ये तो इसीलिए मैं इसको लिबरल कंजर्वेटिव प्रॉब्लम नहीं कहता कि यार ये लिबरल है कंजर्वेटिव, दिस इज अ हुँ, कनाडा प्रॉब्लम। और ये पुअर पॉलिसी मेकिंग एंड उससे भी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन, कि पॉलिसी तो आपने बना दी, जैसे अभी हम एग्ज़ीक्यूशन बात आपका। कर रहे थे कि देखें हाँ, एलएमआईए के उसमें प्रोसेस में गार्ड रेल्स तो हैं, लेकिन हाँ, अगर आप उनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप उनको उस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इश्यूज को एट द राइट टाइम, फिर वही होगा जो हुआ। और अब देखें आप उसका मेस देखें कितना है, कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ वर्कर्स थे या जो यहाँ स्टूडेंट्स थे, जो और बीच में प्रोसेस के फंसे हुए हैं। अब रूल्स इतने चेंज हो गए हैं, रूल्स इतने बदल गए हैं कि पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, जिन्होंने हुँ। 3 3 साल 4 4 साल, इन सम केसेस 6 7 साल से ये लोग कनाडा में। Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand
in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course and let me know how you're doing it. Let's get started. चलिए, अब तो इस पे तुमने काफ़ी बात कर दी डिटेल में. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो क्या है स्टार्टअप वीज़ा. तो पहले तो ये बता दी कि स्टार्टअप वीज़ा कैटेगरी क्या है, कौन लोग उसमें क्वालिफाई करते हैं और इसमें आने का तरीका क्या है, और तीसरी चीज़ के इसमें भी क्या फ्रॉड हुआ है या ये अभी तक फ्रॉड से बचा हुआ है? यासीन, होता ये है कि जब आपके पास जो है सीधे कोई रास्ते नहीं रहते एक जगह जाने के, ठीक है? लेकिन जाना आपने है, ठीक है? आपने ये आपने देखा कि यार मैं सीधी तरीके से तो यहाँ नहीं जा सकता। तो कुछ तो लोग होंगे जो कहेंगे यार जब मैं सीधे तरीके से नहीं जा सकता तो मुझे जाना ही नहीं है, ठीक है? मैंने नहीं करना। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे यार जाना तो हमने अभी भी है, ठीक है? रास्ता सीधा नहीं है, कुछ थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ेगा, कुछ ये करना पड़ेगा, कुछ वो करना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं। कनाडा में बहुत अरसे से कोई एज सच एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? मैं कनाडा से बाहर हूं, मेरे पास है फंड्स हैं, पैसे हैं, मेरी कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, मैंने बिजनेस किया, मैं सीनियर मैनेजर था किसी बिजनेस में, और मैं कनाडा आना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे कि मैं कोई इन्वेस्ट कर लूं चीज यहाँ पे, या मैं कोई बिजनेस खरीद लूं, या मैं कुछ ऐसा कर लूं। तो ऐसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम थे नहीं यहाँ पे। प्रोविंशियल लेवल पे ये प्रोग्राम थे, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स इन्हें कहते थे, लेकिन वो इतने उनमें जो उनका द वे दे वर सेट अप, वो इतना इनएफिशिएंट था और वो इतना इम्प्रैक्टिकल था कि वो बिल्कुल किसी के लिए डिजायरेबल नहीं था। उसमें इतने स्टेप्स थे, पहले आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप ये करें, और वो उसमें टोटल अगर आप परमानेंट रेजिडेंस का देखते टाइम, तो वो पोटेंशियली आपको, मतलब फ्रॉम द डे यू स्टार्ट द प्रोसेस टिल यू गेट योर पीआर, उसमें साल लग सकते थे, 5 6 7 साल लग सकते थे, विद नो गारंटी कि आपको एंड में पीआर मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया होता था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो जब आप किसी को वो आप प्रोग्राम बता रहे हैं उसके बारे में, वो बंदा बोलेगा यार ये तो इतना अनसर्टन सा प्रोग्राम है, इसमें मैं इतने पैसे खर्च कर दूंगा और आप कह रहे हो कि एंड में कोई गारंटी भी नहीं है, तो कौन करेगा ये? ठीक है? तो वो प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत पुअरली सेटअप थे, और वो उनका जो क्या कह लीजिए ट्रैक्शन उनको नहीं मिलती थी उन प्रोग्राम्स को, बहुत कम उनकी ट्रैक्शन थी। बल्कि टू गिव यू एन आइडिया, ओंटारियो जो कि सबसे ज्यादा आप कह लें कि प्रोविंस जहां सबसे ज्यादा लोग आना चाहते हैं, सबसे पॉपुलर प्रोविंस है, सबसे ज्यादा बिजनेस हब है, प्रोविंस ऑफ ओंटारियो ने अपना एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम खत्म ही कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशंस लेनी ही उसमें बंद कर दी ये पिछले साल, कि यार ये नहीं चल रहा, ये नहीं सही तरह से, इसको जिस तरह से हम जो रिजल्ट चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वो खत्म ही कर दिया प्रोग्राम, टू गिव यू एन आइडिया। और ये ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, ये कोई छोटे मोटे टेरिटरी की या प्रोविंस की बात नहीं कर रहा। तो क्या तरीका रह गया कनाडा आने का उस बंदे के लिए जिसके पास ऑप्शंस नहीं है, यानी वो एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आ सकता, लेकिन उसको इंटरेस्ट है कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस में? तो 2 3 और होते थे। एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम था कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सर्टन कैटेगरीज में तो आप कर सकते हैं। उस प्रोग्राम का तो प्रोसेसिंग टाइम 4 साल था, और उसमें वो बहुत ही अनसक्सेसफुल एक जो है तरीका था आने का कनाडा। बहुत उसमें प्रॉब्लम्स थे उस प्रोग्राम में। स्टार्टअप वीजा जो है एक प्रोग्राम यहाँ पे था, जिसमें आइडिया ये था कि ये जो स्टार्टअप का जो चल रहा है पूरी दुनिया में कि जी स्टार्टअप ये, स्टार्टअप वो, स्टार्टअप ये, और सारा जो एक हवा बन गया अब ये स्टार्टअप का, जिसपे हम एक और बहुत डिटेल्ड डिस्कशन कर सकते हैं कि ये स्टार्टअप फ्रॉड है क्या, ये जनरली ये यू नो हर कोई जो है वो स्टार्टअप के चक्रों में। एनीवे, तो वो ये प्रोग्राम का जो था फिलॉसफी थी वो ये थी कि वो लोग जिनके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि पोटेंशियली एक बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है, उसको स्केल किया जा सकता है, उसमें सक्सेस जो है एंजॉय की जा सकती है, तो उन लोगों को ये एवेन्यू दिया जाए कि वो कनाडा आएं और कनाडा में अपना ये बिजनेस जो है इसको लॉन्च करें, इसको ग्रो करें, इसको स्केल करें। ठीक है? उसको इन्होंने कोई क्राइटेरिया तो 2 3 रख दिए कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो स्केल हो सके, और 2 3 उसमें और इस तरह की चीजें थी। लेकिन उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए। ठीक है? लेटर ऑफ सपोर्ट, यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एंटिटीज हैं, उसमें इंक्यूबेटर हैं, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है? वो एक लिस्ट है लोगों की, एंटिटीज की। इनमें से अगर कोई आपको वो लेटर ऑफ सपोर्ट दे दे तो आप उसकी बेसिस पे सीधा परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के लिए नहीं, वर्क परमिट भी कर सकते हैं, लेकिन यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस स्ट्रेट अवे, जस्ट ऑन दैट लेटर ऑफ जस्ट बेस्ड ऑन सपोर्ट. दैट लेटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है?
दरवाजे खुल गए। ये तो हुँ, क्या यार, सिर्फ लेटर ऑफ सपोर्ट मिले तो सीधा परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया था वो बहुत लो था। बहुत बेसिक लैंग्वेज स्कोर चाहिए था। कोई इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोई इसमें जो है कोई और कि आपने इतना इन्वेस्ट करना है, इतना आपने इसमें ये बिजनेस में पैसे लगाने करने, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट थी कि आपको दिखाना था कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते। वो रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती। तो इसमें ये हो गया कि जो ये एंटिटीज थी जो अप्रूव्ड थी, उनमें से बहुत सोने जैसे एम्प्लॉयर्स ने यहाँ पे ये देख लिया कि यार अगर हम ये एलएमआई अपने बिजनेस के थ्रू बेचना शुरू कर दें तो ये तो बहुत लुक्रेटिव है। इसी तरह ये एंटिटीज ने देख लिया कि यार ये लेटर ऑफ सपोर्ट तो बड़े काम की चीज है। ये इस लेटर ऑफ सपोर्ट की बेसिस पे तो कोई परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने ये अपने सिस्टम बना लिए बेचने के लेटर ऑफ सपोर्ट। ये शुरू में जो स्ट्रीम है ये सही चल रही थी। इसमें बड़ा एक प्रोसेस होता था जिसमें आप इंक्यूबेटर को रीच आउट करते थे। उनका एक इनटेक प्रोसेस होता था। वो आपका आइडिया, आपका पिच डेक जिसे कहते हैं, वो सुनते थे, उसको इवेल्युएट करते थे, आपको फीडबैक देते थे और फिर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देते थे अगर उनको लगे कि वाकई ये आइडिया वो क्राइटेरिया हुँ, मीट करता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई, उस तरह से सबने रियलाइज कर लिया कि वो जिसे कहते हैं ना, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए कि मतलब यार ये तो दिस वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और एग्जैक्टली यही हुआ कि बीच में ब्रोकर्स आ गए, बीच में कंसल्टेंट्स आ गए, बीच में लॉयर्स हाँ, आ गए, बीच में एजेंट्स आ गए कि जी आप सऊदीया में बैठे हैं या आप कतर में बैठे हैं, ठीक है, आप लेट्स से एक एक्सपैट्रिएट है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, आप ये मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, सो यू हैव मनी, राइट, यू बीन बेस्ड इन दैट रीजन फॉर द लास्ट 10 years, 15 years, 20 years, यू डन वेल फॉर योर सेल्फ, यू हैव मनी। लेकिन आपके पास इमिग्रेशन का कोई रास्ता नहीं। आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए यू आर टू ओल्ड, आपके पास पॉइंट्स नहीं है। लेकिन आप कनाडा में आना, आप परमानेंट रेजिडेंस आप चाह रहे हैं। तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई ये 100,000, 150,000, किसी ने 200,000 आपका ये खर्चा होगा, ठीक है, और आपको ये लेटर ऑफ सपोर्ट हम आपको लेके देंगे और एज सून एज यू गेट दिस लेटर ऑफ सपोर्ट यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। और यही किया लोगों ने कि जो है वो एंटिटीज से जाके डील कर ली कि भाई आप लेटर ऑफ सपोर्ट दे दें, ठीक है, वो अपना खाना पूरी करने के लिए आपसे एक वो प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ था कि हम ये हाँ, करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इन द एंड यू वर गारंटीड अ लेटर ऑफ सपोर्ट कि आपको मिल जाएगा। इफ यू वर विलिंग टू पे यू वुड गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट। वो लिए लोगों ने इन देयर थाउजेंड्स। अब ये स्टार्टअप वीजा की जो इन्वेंट्री है वो मेरा ख्याल है 14, 15, 16 हजार एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं इसमें। और जबकि इस कभी ये आइडिया नहीं था, कभी ये इंटेंशन नहीं थी कि इस कैटेगरी में इतने एप्लीकेशंस आ जाएंगे। यानी आप यानी स्टार्टअप इतना आसान काम है होना और करना और उसको सोचना कि आपने बस वो हर कोई जो है वो बैठा हुआ स्टार्टअप के वो कर रहा है और आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ यार ये इनोवेटिव है, ये स्केलेबल है, इसमें पोटेंशियल है। तो ये मैंने तो आपको बहुत एक सरफेस स्क्रैच करके बताया है। ये इसमें बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं कि किस तरह आपको लेटर ऑफ सपोर्ट लेके दिया जाता था, किस तरह बीच में हुँ, कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट सिर्फ ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं, बिजनेस कंसल्टेंट्स, ये वो सारे जो आपका पिच डेक बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, उसके मुताबिक आपके लिए वो बनाया जाता है, फिर वो पिच किया जाता है, फिर वो उसको आपको लेटर ऑफ सपोर्ट लेके दिया जाता है, फिर वो ये एक पूरी जो है एक अलग पॉडकास्ट है, एक लेकिन सप्लाई चेन है पूरी, हाँ। बिल्कुल सप्लाई चेन। और तो हुआ ये कि वो जो है फ्यू हंड्रेड या फ्यू थाउजेंड से वो एप्लीकेशंस का जो बैकलॉग है वो अब 14, 15, 16 हजार तक चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स लूप होल्स तो लोग निकाल लेते हैं ना, जिनको फ्रॉड करना है वो तो फ्रॉड किसी ना किसी से निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग, अगेन पॉइंट मेरा यही है कि जो लोग बैकएंड में बैठे हुए हैं, जो अप्रूव कर रहे हैं या जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हैं। सारी बात है। चाहे वो आप उनको इनकॉम्पिटेंसी कहें या उनकी ऑफ कोर्स उनकी भी इसमें नीयत कोई होगी पैसा बनाने इनकॉम्पिटेंस की। नहीं है यासीन, हाँ, इसमें इनकॉम्पिटेंस, इसमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की उन्होंने कि यस वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये मैं हुँ, बात कर रहा हूं उन एंटिटीज की जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट इशू कर सकती हैं। अभी मैं प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा। मैं हाँ, वो उन ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा जो ये एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे। मैं अप्रूव अभी कर रहे नीचे हैं, वाले हाँ। लेवल पे हूं। तो इसका मतलब वहां जो वहां कोई एंटिटीज़ हैं, इनएफिशिएंसी नहीं थी, वहां तो बहुत एफिशिएंसी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि इसका यार मतलब ये तो हम वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो उन्होंने धड़ाधड़ करके ये लेटर ऑफ सपोर्ट अप्रूव करने शुरू कर दिए बिकॉज उनको तो पैसे मिल रहे थे। जो हाँ, इंक्यूबेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स बेसिकली आपको क्या कहते थे कि हम आपको इंक्यूबेट करेंगे, हमारी ये सर्विसेज हैं, और उसकी वो एक फीस चार्ज करते थे, ठीक है। अब वो फीस जो है वो $2,000 अ मंथ भी हो सकती है, $3,000 अ मंथ भी हो सकती है, कुछ की इससे भी ज्यादा थी, कुछ की इससे कम थी। तो वो तो जितने ज्यादा लेटर्स ऑफ सपोर्ट इशू करेंगे उतनी ज्यादा उनकी वो फीस आएगी। हुँ। तो उन्होंने धड़ाधड़ करनी शुरू कर दी। और ये जो एंटिटीज़ लेटर ऑफ सपोर्ट इश्यू करती थीं, ये नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ थी ना? जी, जी, यानी कि ये वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर थे। एंटिटीज हैं। इसमें हाँ, जैसे मैंने कहा 3 कैटेगरीज थी।
एक तो इंक्यूबेटर्स हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एक हैं एंजल इन्वेस्टर्स और फिर एक है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज हैं, एजेंसीज कह लें, बिजनेसेस कह लें, हैं जो आइडेंटिफाई किए गए, जो उस लिस्ट पे थे और जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट इशू कर सकते थे। एक तरह से इन्होंने इसको पूरा मोनेटाइज़ किया ना, यानी कि अब इसमें उनकी जो नीयत थी वो इसको फ्रॉड करने की थी, नहीं थी, ये अलग मैटर है। फ्रॉड लेकिन का तो उन्होंने हाँ, मैं इसको आई डोंट, मतलब दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट? मतलब हुँ, देखिए, मैं एक इंक्यूबेटर हूँ, ठीक है? हाँ, मेरी एकदम से मैं ऐसी यहाँ पे कर रहा था, कोई मेरी कोई ट्रैक्शन नहीं थी, कोई ना, मैं एक छोटे स्केल पे कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे-मोटे इवेंट्स कर रहा हूँ। एकदम हुँ, से ये स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम आ गया। उन्होंने कह दिया कि यार, आप ये लेटर ऑफ सपोर्ट इश्यू करने की हम आपको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है? और आप अगर देंगे तो ये परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी वैल्यू तो बहुत बढ़ गई। मैंने कहा यार, मैं तो हुँ, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हूँ, ठीक है? अब और फिर मैंने 1, 2, 3 साल बाद देख लिया कि यार, ये लेटर ऑफ सपोर्ट अगर अभी तो हम 4, 5, 6 जो है साल के इश्यू कर रहे हैं। अगर हम 50 इश्यू कर दें, क्योंकि लिमिट तो कोई नहीं थी। अब इन्होंने डाली है लिमिट कि 10 से ज्यादा नहीं हुँ, कर सकते। वो क्यों डाली लिमिट? क्योंकि जब वो इतनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक सिस्टम की इंटेग्रिटी कह लें, उसका जो है वो क्रेडिबिलिटी कह लें, वो इतनी डैमेज हो जाती है कि फिर आप बोलते हैं चलो यार, इसको ठीक नहीं कर सकते, अब इसको हम दोबारा शुरू। तो उन्होंने अब उसको कैप कर दिया है कि 10 से ज्यादा लेटर ऑफ सपोर्ट पर ईयर नहीं दे सकती कोई एंटिटी। लेकिन उस वक्त तो अनलिमिटेड था। तो हमने कहा यार, ये तो अनलिमिटेड है, तो हम 5 क्यों इशू कर रहे हैं? हम 50 इशू करते हैं, क्योंकि वो तो हमें तो पैसे मिलेंगे उसके। हुँ, तो इसमें कोई वो फ्रॉड का या उसका वो कोई गलत काम उस तरह से टेक्निकली, उनको उनको तो किसी ने नहीं कहा कि आपकी लिमिट है 10 या 12। हाँ। बेसिकली ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बन गई उन एंटिटीज़ के लिए कि बिल्कुल, भई बिल्कुल। उनको अगर अपना बिज़नेस स्केल करना है तो दैट इज़ द बेस्ट प्रोग्राम दैट एब्सोल्युटली, दे कैन यूज़। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या सिचुएशन है इसकी? क्या अभी आप कह रहे थे कि ओंटारियो ने बिल्कुल खत्म कर दिया इसको, लेकिन दूसरे प्रोविंसेस में ये चल जी, रहा है? ओंटारियो ने अपना एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम खत्म किया है। सो स्टार्टअप इज डिफरेंट। ठीक है, स्टार्टअप अच्छा। बिजनेस इज अ कंप्लीटली सेपरेट प्रोग्राम। ये हुँ, जो ये बात हम कर रहे थे अभी, इससे पहले जो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स या इन्वेस्टर प्रोग्राम्स की जो प्रोविंशियल लेवल पे थे, वो एक सेपरेट स्ट्रीम है। जो स्टार्टअप वीजा है, ये एक फेडरल प्रोग्राम है। ठीक है, जब हुँ, आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जो ये एंटरप्रेन्योर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स थे, ये प्रोविंशियल प्रोग्राम्स थे कि आप पहले प्रोविंस को बोलते थे कि भाई, मैं आपकी प्रोविंस में आके ये बिजनेस करना चाहता हूं। प्रोविंस आपकी उसको इवेल्युएट करती थी, उसको स्कोर करती थी, कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे आपको। अगर तो प्रोविंस को पसंद आ गया आपका आइडिया और आपने स्कोर जो है वो एक उससे कट ऑफ से ऊपर आपका स्कोर था आपकी प्रपोजल का, तो आपको इनवाइट किया जाता था कि अब आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करें, और उसमें फिर वो आपकी नेटवर्थ वेरीफाई करते थे और सब कुछ करते थे। फिर आपको कहता था कि अब आप यहाँ पे आके, आपने अगर कहा था कि जी मैं 2 लाख का बिजनेस करूंगा, तो आप 2 लाख इन्वेस्ट करें, यहाँ पे दिखाएं हमें, उसको रन करें 1 साल, फिर आप हमें अप्लाई करें परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था। जो हुँ। स्टार्टअप की जो ब्यूटी थी वो ये थी कि इट वाज अ फेडरल प्रोग्राम, और अगर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिल गया तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते थे। आपको कोई ये बीच में 2, 3, 4 स्टेप्स नहीं करने पड़ते थे कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। यू कुड अप्लाई फॉर पीआर स्ट्रेट अवे, एंड दैट वाज द चार्म इन दिस प्रोग्राम, जो जिसने हाँ, लोगों को जो लोगों के लिए बहुत अपीलिंग था। तो अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, सिर्फ़ उन्होंने कैप लगा दिया है ना नंबर ऑफ वो चल एप्लीकेशंस के रहा है ऊपर? जी, बिल्कुल। अब ये प्रोग्राम अभी भी है, लेकिन अब उन्होंने कैप कर दिया कि कोई एंटिटी 10 लेटर्स ऑफ सपोर्ट से ज्यादा नहीं इशू कर सकती पर ईयर। पर ईयर। अब वो लेटर ऑफ सपोर्ट की जो कीमत है, वो भी 10x हो गई है। वो तो बात ऐसी बात है, वो तो सप्लाई डिमांड का चक्कर है। सप्लाइड वो हाँ, उन्होंने तो वो पैसे कमाने हैं। तो वो हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम ये पैसे 100 लोगों से कमा रहे थे, अब ये पैसे हमें अब वो 10 10 लोगों लेने से का। कमाने हैं। तो वो तो 10x कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है अभी भी ये राउट अवेलेबल, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जो फ़िल्ट्रेशन है, यानी कि उसकी स्क्रूटनी है वो काफ़ी बढ़ गई होगी और ऑफ जी, तो कोर्स इसमें कॉस्ट। ये हुँ, हो रहा है कि वो जो प्रोसेसिंग टाइम है उन एप्लीकेशंस का, वो बहुत ज़्यादा हो गया। वो 3 साल, 4 हुँ, साल हो गया प्रोसेसिंग टाइम परमानेंट रेजिडेंस अच्छा, एप्लीकेशंस का, जो कि ओह! 12 मंथ्स हुँ, होता था पहले। तो हुँ, अब वो 3-4 साल हो गया है, और उसमें अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें बीच में मारे जाएँगे। वो क्या हुँ, होगा कि वो जब ऑफिसर्स उनसे बोलेंगे, अच्छा भई दिखाएँ 3 साल से आप कर क्या रहे हैं इस बिज़नेस में? भई ये तो आपका स्टार्टअप था ना, ये तो हुँ, बड़ा आपका आइडिया था, बड़ा इनोवेटिव आइडिया था और ये था, तो आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? फिर आप कहेंगे यार, हम हुँ, तो कुछ नहीं कर रहे। ये तो हमने तो कुछ नहीं, क्योंकि इनमें से 90-95% तो एक्चुअल स्टार्टअप्स हैं ही नहीं। ये तो है ही नहीं, हाँ, किसी बिज़नेस कंसल्टेंट ने यहाँ बैठ के वो आपके लिए बनाए, उनको वो किया, वेबसाइट बना दी, ये कर, बट दैट्स नो एक्चुअल बिज़नेस। हुँ, तो इसमें जब ये अब आहिस्ता-आहिस्ता करके ये रिफ्यूज़ल्स बढ़ेंगे और वो होगा, फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें स्केल क्या था हुँ। ये नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस का। When it comes to investing, staying informed is everything. That's why I've been diving into Momo.
It's got some tools that are pretty useful for navigating today's market. For example, Momo gives you free access to real-time level 2 market data, advanced charting tools, and professional grade research. The kind of stuff that you usually pay extra for on another platforms like Questrade. And let's not forget the low FX fees. If you are trading in the US stocks, like myself, I don't trade TSX. Those savings can really add up over time. Pair that with the insight that you're getting, it's a game changer for making informed decisions. Plus, while you're waiting for the right market moves, your idle cash earns a solid 6% annual return through their Cash Plus feature. That's a nice bonus. So whether you're trading actively or just keeping an eye on the market trends, Momo is definitely worth a closer look. So you can start investing today by clicking on my referral link, which will give you $50 free credit to start with. Thank you, Momo, for sponsoring this video. Nothing from this content should be deemed as a financial advice. Please consider all the risks associated with the investing. Terms and conditions apply. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुई है मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की बात है जिसमें इन्होंने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को जो स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम था उसको उन्होंने पॉज़ कर दिया है। अब ये टेम्परेरी पॉज़ है कि परमानेंट पॉज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि क्या इसमें भी कोई फ्रॉड हुए हैं या ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोग्राम था? इसको उन्होंने बैन करने की क्या लॉजिक दिखाई जी, है? इसमें फ्रॉड तो मैं नहीं कहूँगा यासीन, ये एक्चुअली ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड ये जो अभी लास्ट ईयर अपने नंबर्स उन्होंने अनाउंस किए ना, जिसे लेवल्स प्लान कहते हैं, कि हम कितने परमानेंट रेजिडेंट्स हर साल कनाडा में लेंगे। तो हुँ, उन्होंने वो अक्रॉस द बोर्ड वो नंबर्स कम किए कि स्किल्ड इमिग्रेंट्स भी कम लेंगे, जो है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का भी कोटा कम कर दिया है, स्पाउसेस का भी कम कर, वो सारा तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कम किए। तो एक तो ये है रीजन कि जब उन्होंने नंबर कम कर दिए तो इसका मतलब है फिर वो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज्यादा होगा। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का ये है कि आपको भी आइडिया होगा कि यहाँ पे दो जो है उसके तरीके होते थे। एक तो होता था लॉटरी सिस्टम, कि आपने वो एक एक्सप्रेस जो अभी भी है, कि आपने अपना आपने आप यहाँ हैं, आप अपने पेरेंट्स को यहाँ लाना चाहते हैं एज परमानेंट रेजिडेंट्स, तो आपने अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक पूल में डाल दिया। ठीक है, अब ज़ाहिर-सी बात है उस पूल में लोग तो बहुत ज़्यादा थे और जो हुँ, अवेलेबल स्पॉट्स हैं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो तो कम है। तो वो लॉटरी होती थी कि वो रैंडम ड्रॉ करते थे और अगर आपका नाम निकल आया तो यू कुड देन सबमिट एन एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर योर पेरेंट्स। फॉर सम टाइम बीच में उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दिया कि हम जनवरी 5th को ये पोर्टल खोलेंगे और जो पहले 20,000 लोग आ जाएंगे हम उनको अलाउ करेंगे एप्लीकेशन सबमिट करना। तो वो तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होता होगा कि जब वो पोर्टल खुलता है, और उससे भी पहले ऑनलाइन नहीं होता था, वो होता था फिजिकल, क्या जिसकी हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो उस वक्त ये होता था कि वो लोग जो है वो लोगों को पैसे देते थे लाइन में खड़े होने के लिए, कि वो जो है ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े हैं, सो दैट जब वो खुले सुबह 8 बजे तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दे। इस तरह की चीजें भी होती थी पहले। फिर उन्होंने ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन जब वो खुलता था उनका सिस्टम क्रैश कर जाता था, क्योंकि वो हुँ, 1 डेढ़ लाख बंदा जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, स्पॉट सिर्फ 20,000, तो वो क्रैश हो जाता था। तो लोग कहते थे ये फेयर नहीं है, तो उन्होंने फिर वापस वो लॉटरी सिस्टम पे चले गए कि ठीक है आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दें, हम रैंडम जो है वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी उनका कोटा है वो ड्रॉ करेंगे और आप कर सकते हैं। लेकिन 2020 से इन्होंने ये पूल खोला नहीं। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम इन्होंने वो पूल खोला था जिसमें आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाल सकते थे वो 2019। हुँ, उसके बाद से पूल खुला ही नहीं है। तो वो जो जो लोग 2019 के से पूल में हैं उन्हीं में से वो लोगों को वो जो है इनवाइट किए जा रहे हैं। 20,000 का ड्रॉ कर लिया, फिर 20,000 का एक ड्रॉ कर लिया, फिर 20,000 का ड्रॉ, तो उसी पूल को ये लोग जो है वो खत्म कर रहे हैं। हुँ। तो 2020 से अगर फर्ज करें मैं बैठा हूं कि चलो यार अगले साल ये पूल खुलेगा तो मैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूंगा, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट सिंस 2020। अब इन्होंने अनाउंस किया कि 2025 में हम किसी को भी नहीं करेंगे, हम वही एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे जो 2024 में हमें मिली। अच्छा, यानी कि वो जो नए नए पूल से वो ड्रॉ कर रहे थे, यानी कि जो पुराना पूल था उससे जो ड्रॉ कर रहे थे, अब वो भी नहीं होगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, मैंने उसको हुँ, जो पढ़ा है कि वो 2025 में वही एप्लीकेशंस कह रहे हैं हम प्रोसेस करेंगे जो 2024 में हुँ, हमारे पास थी। राइट, राइट। ठीक है, तो और वो जो 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 बाहर है उस पूल से, जो ये वेट कर रहे हैं कि यार हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने का मौका दिया जाए, वो तो हुँ, अब पता नहीं 2026 में होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हुँ, अब मुश्किल आप लग रहा ये है। इमेजिन अच्छा करें अगर कि मतलब जब 2026 में या 2027 में वो पूल खुलेगा, तो वो कितनी पेंट अप डिमांड है उसकी कि लोग 2020 से वेट कर रहे हैं कि हम वेट कर अपना रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डालें। तो हाँ, अगर पहले लाख 1.5 लाख लोग होते थे तो अब तो पता नहीं कितने होंगे। मिलियंस में चले जाएँगे अब तो। और फिर अगर कंज़र्वेटिव गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली आ जाएगी, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पुल को फिर खोलेंगे। हाँ, मतलब ये इसको क्योंकि वो आई मीन एक आपके पास सॉर्ट ऑफ ऑप्शन है सुपर वीज़ा की, जिसमें आपके पेरेंट्स यहाँ आके 5 साल रह सकते हैं एट अ स्ट्रेच,
7 साल भी रह सकते हैं अगर एक्सटेंड करा लें। सिर्फ उसमें ये होता है कि आप परमानेंट रेज़िडेंट नहीं होते, जिसका सबसे हुँ, बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप मेडिकल कवरेज के लिए जो है एलिजिबल नहीं होते, वो आउट ऑफ पॉकेट है आपकी। बिल्कुल, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, पेरेंट्स जनरली उनको चाहिए एज होती है। इनकी ऐसी हुँ, होती है कि उनको ज़रूरत हुँ, होती है मेडिकल असिस्टेंस की। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि हाँ, ये चैलेंजिंग ही रहेगा। अगर आप इस वक़्त अपने हुँ, पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं या आप होप कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट कपल वेरी ऑफ ईयर्स। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जिस तरह से चेंजेज़ आ रही थी, मुझे लग रहा था कि ये आहिस्ता-आहिस्ता टाइट होंगी और ऑफ़ कोर्स जब लिबरल गवर्नमेंट जाएगी तो कंज़र्वेटिव तो हैं ही, वो तो एंटी इमिग्रेंट, तो ऑफ़ कोर्स वो आगे पॉलिसी जो है एग्रेसिवली चेंज करेंगे। जी, मैं वैसे मैं हुँ, थोड़ा-सा मैं आपको कहूँ यासीन, मेरा ख़्याल है, मैंने ये देखा है कि एंटी इमिग्रेंट हो नहीं सकती यहाँ पे कोई पार्टी। वो अपने वोट बैंक को प्लीज़ करने के लिए बातें ऐसी करते हैं कि जिससे आपको ये तासुर मिलता है कि ये ज़रा हुँ, थोड़े टाइट है इमिग्रेशन पे। लेकिन इस मुल्क में एंटी इमिग्रेंट कोई पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुल्क का सर्वाइवल इमिग्रेंट्स पे है। हुँ, ये मुल्क आप इमेजिन करें, आप यहाँ पे इतने अरसे से हैं, मैं यहाँ पे 11 साल से हूँ। आप इमेजिन करें कि अगर हर साल ये 5 लाख इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे होते तो कैनेडियन इकोनॉमी का क्या हाल होता? वो तो ऑलरेडी ठीक है? नेगेटिव उस पे है। आप अपने हाँ, दूसरे पॉडकास्ट में मैंने आपकी देखी है, आप रियल एस्टेट के ऊपर बात करते हैं, आपका खुद शायद जो है वो इस पे आप बात करते रहते हैं। आप इमेजिन ये करें कि अगर नए-नए लोग आके घर नहीं खरीद रहे होते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, 1 से 2 घर नहीं हाँ, ले रहे होते, तीसरा घर नहीं ले रहे होते, हम लोग एक-दूसरे को घर नहीं बेच रहे होते यहाँ पे, कैनेडियन इकोनॉमी का क्या हाल होता? बहुत बुरा हाल होता। तो हुँ, ये मैं यहाँ कोई पार्टी एंटी इमिग्रेंट हो नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने कहा अच्छा यार, मैं अपने लोगों को ज़रा खुश करने के लिए ऐसी बातें करूँ जिससे ये लगे कि हम लोग ज़रा थोड़े टफ हैं ऑन इमिग्रेंट। कंज़र्वेटिव्स ने क्या हुँ, किया? कंज़र्वेटिव्स ने कौन-सा कोई जो है आप कहेंगे कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो कोई बहुत सक्सेसफुल थी या उसमें बहुत वो था। हाँ, ठीक है, उन्होंने कुछ स्क्रू टाइट किए इधर-उधर, लेकिन कोई ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि हाँ, उन्होंने इमिग्रेशन के वो बगैर बिल्कुल ये बंद तो मुल्क नहीं कर सकते इसको। कुछ हुँ, भी नहीं, इनका इस मुल्क का हुँ, फ्यूचर नहीं है, अगर यहाँ इमिग्रेशन ना हो। हाँ, और फिर ये है कि हाउसिंग का जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हैं हाउसिंग के वो खुद कैनेडियन बूमर्स हैं, जिन्होंने 2-2 लाख के 22,000 के अंदर घर खरीदे थे। अब वही घर उन्होंने इमिग्रेंट्स को मिलियन, 2-2 मिलियन के डॉलर के बेचे हैं। तो कौन है बेनिफिशियरी इसका? वही कैनेडियन बूमर्स हैं, जो कि इमिग्रेंट्स की बेस के ऊपर जो है पैसा बना रहे हैं। उसके अलावा भी बहरोज़ आप इमिग्रेंट्स का जो है वो निकाल दें, कंट्रीब्यूशन निकाल दें, पिछले 20 साल, हाँ, 25 साल कैनेडियन उसमें। जो इमिग्रेंट्स आए, जिन्होंने यहाँ फ्रेंचाइज़ीज़ खरीदी, घर खरीदे, छोटे-मोटे बिज़नेस किए, क्योंकि जॉब तो होती नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, तो आपने अपना फ्रेंचाइज़ ले ली, आपने कुछ और कर लिया, आप अपनी लाइफ सेविंग्स अपने मुल्क में से अपनी एसेट्स लिक्विडेट करके, बेच-बूच के पैसे यहाँ यहाँ लेके ले आ गए। आए, हाँ, यहाँ इनके बैंकों में रखे, उन बैंकों ने उन पे उसमें पैसा कमाया, सब आप ये सब कुछ निकाल दें पिछले 20 साल, 25 साल कैनेडियन इकोनॉमी में से, जो इमिग्रेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है। यहाँ हुँ, और क्या बचेगा यहाँ पे? तो कुछ एंटी भी नहीं। इमिग्रेंट तो कोई हो नहीं सकता। ये तो हाँ, यहाँ इनका सर्वाइवल का इश्यू है ये। हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि वो आके कुछ ऐसे जैसे पॉपुलिस्ट एजेंडा होता है ना कि हम ये हाँ, रेफ्यूजीज़ का हम ये करेंगे, हम असाइलम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जिससे लोग लगता है कि हाँ यार, ये ज़रा थोड़े टफ हैं। पीछे उनको भी पता है कि अगर हमने हुँ, बहुत ज़्यादा टफ हो गए या अगर हमने कोई इसको बहुत ही ज़्यादा स्क्रू टाइट कर दिया, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैनेडियंस पे ही होगा। बिल्कुल। आप ये सोचे ना कि ये जैसे हाउसिंग की मैंने बात की, जो हाउसिंग के जो बेनिफिशियरी वो खुद कैनेडियंस ही हैं, यानी कैनेडियन बूमर्स। फिर इसके अलावा जितना इमिग्रेंट यहाँ आता है वो चाहे वो जॉब करे या बिज़नेस करे, टैक्स तो उसने देना है, ठीक है? और ये जो एक तो चीज़ होती है ना फंडेड लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की, एक होती है अनफंडेड लायबिलिटी जिसमें हेल्थ केयर हो गया, जिसमें पेंशन हो गई। वो तो बेसिकली नेट इन्फ्लो पे चल रही है ना, यानी कि जब इमिग्रेंट आएगा, टैक्स देगा तो वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप इमिग्रेंट्स को हटा दें, तो ये जो फ्यूचर में जो बूमर्स रिटायर होने वाले हैं, उनकी पेंशनें कौन भरेगा? ये प्रॉब्लम तो आप ये तो हाँ, हर जगह प्रॉब्लम है। मैं अगेन जर्मनी की बिल्कुल। आपको एग्जांपल दूँगा। हुँ, जो बीच में जब ये सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था और ये सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ यूरोप में डिस्प्लेस होते फिर रहे थे, तो उस वक़्त एंजेला मर्केल थी चांसलर जर्मनी की, और बहुत फेमसली जर्मनी ने 1 मिलियन इमिग्रेंट्स लिए थे। उन्होंने कहा था हम हुँ, 1 मिलियन इमिग्रेंट्स लेंगे। बल्कि उनका वो स्लोगन भी था कि येस वी कैन, कि हम इनको ले सकते हैं, हम इनको प्रोसेस कर, तो वो उसका क्या रीज़निंग थी उनकी? कोई प्यार था सीरियंस के लिए उनके उनके बिल्कुल दिलों नहीं। में, या कोई वो था कि नहीं हमारा वो है? होगा एट सम लेवल, उन्होंने ये भी होगा हुँ, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है हेल्प करें अगर कर सकते हैं। सब उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ भी यही चक्कर है कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट्स नीचे हैं। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हैं वो बहुत कम हैं।
तो हुँ, उनको अपनी पॉपुलेशंस बूस्ट करने के लिए इमिग्रेशन पे रिलाय करना पड़ता है कि भाई नेचुरली बिल्कुल। तो हमारी पॉपुलेशंस ग्रो कर नहीं रही, और वो हुँ, हमारे जो हमने इतने अपने सर पे ये ओल्ड एज सिक्योरिटी और सीपीपी और ये हेल्थ केयर और ये सब जो खर्चे लिए हुए हैं, पॉपुलेशन जो है हमारी ग्रो नहीं कर रही, तो इसमें कंट्रीब्यूट लोग कम कम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया। हुँ, लेकिन लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमें उनको ज्यादा देर तक उनको जो है फंड करना है, उनकी हेल्थ को फंड करना है, उनकी जो है पेंशन को फंड करना है, तो जो है वो उसके ऐसा लिए ही है। हमें लोग चाहिए। तो ये एक गोइंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इमिग्रेंट्स के बगैर इन वेस्टर्न कंट्रीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। हुँ, तो लेकिन ये कि क्योंकि वो जब हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी जो है वो खराब होती हैं, इकोनॉमी खराब होती है, जब आपका वो, तो फिर आप मुड़ के उन्हीं को ही आप जो है वो ब्लेम करते हैं कि यार ये इमिग्रेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। वही है ना कि अगर आपके पेट भरे हुए हों, तो फिर कोई किसी को बुरा नहीं लगता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जैसे आपके अपने फाइनेंसेस खराब होना शुरू होते हैं, फिर आप स्केपगोट ढूँढते हैं ना, और सबसे बड़ा स्केपगोट आपको नज़र आता है इमिग्रेंट, बिल्कुल, कि आप ये उसी इजी को इजी जो है। स्केपगोट है हाँ, ना, ये इजी है, बिल्कुल। क्योंकि आपने इजी आपने चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप कनाडा में, आपने कह दिया यार ये इमिग्रेंट्स हैं, ये इनकी वजह हुँ, से ये हो रहा है। और हाँ, कुछ उस ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होती कि पिछले 20 साल में, 30 साल में, आप कनाडा चले, हम कनाडा में हैं, हम कनाडा की बात करते हैं कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट्स ने, सक्सेसिव कैनेडियन गवर्नमेंट्स ने कोई ऐसा स्टेप्स उठाए कि कैनेडियन कोई इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग या जॉब क्रिएशन बढ़ी हो यहाँ पे, कि आप कहें कि यार हम इमिग्रेंट्स पे इतना रिलाय हमें करना ही ना पड़े इन द फर्स्ट प्लेस। हुँ, बिल्कुल, एक मिनट में आपको जो है इसमें ये बात करूं कि हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स की बात की थी, जो ये कॉलेजेस हैं ये क्यों रिलाय करते हैं इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे? इसलिए रिलाय करते हैं क्योंकि इनके पास फंडिंग नहीं है। अगर हुँ, इनको जो है प्रोविंशियल फंडिंग इनकी या तो फ्रीज की कर दी गई आज से 10 साल पहले, के बस जो 10 साल पहले पैसे मिल रहे थे वही इनको मिल रहे हैं, या इनकी फंडिंग कट कर दी गई। तो इनके एग्जिस्टेंशियल इशू था इनके लिए कि हम तो सर्वाइव नहीं, हम ले ऑफ करेंगे, कॉलेज बंद हो जाएगा। तो ये इन्होंने रिलाई किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कि यार ये आएंगे, ये एक बंदा 5 लोगों की फीस देगा, और यहाँ पे हमारी वो जो है वो प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, हमारी फैकल्टी के पास काम होगा, हमारे पास काम होगा, हुँ। और हम लोग ये पैसे बनाते रहेंगे। अगर ये कॉलेजेस सारे वेल फंडेड होते, इनको फंडिंग मिल रही होती, इनको जो है प्रोविंशियल फंडिंग मिल रही होती, तो ये ना रिलाय करते इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो इट इज वेरी लाइकली कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो सारा मेस हुआ है, ये शायद होता ही ना कभी। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है ना, क्योंकि अगर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्राइसिस इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा है, और फ्यूचर जनरेशन को वो सर्विसेज़ देने के लिए उनको मज़ीद नए टैक्स पेयर चाहिए ना। चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशनल सपोर्ट हो, चाहे वो, क्योंकि सारी कुछ स्टेट फंडेड है ना। एजुकेशन देख लें आप, हेल्थ केयर देख लें आप, पेंशन जो है, लोग स्टेट के ऊपर रिलाय करते हैं ना। तो स्टेट को तो टैक्स चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए, तो वो तो आपको न्यू वर्किंग पॉपुलेशन है वहीं से मिलेगा, बिल्कुल ठीक है? यही, और ये अगर बहुत इन बड़ा हाँ, रीज़न, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट में है, पार्टी है, वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये हम फ्लो नहीं इसको खत्म कर सकते। हुँ, थोड़ा-सा पॉलिटिकल माइलेज के लिए थोड़ा प्लस, थोड़ा माइनस, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, ठीक है? ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए। हुँ, आजकल ज़रा इस वक़्त ओपिनियन जो है वो शिफ्ट हो रहा है इमिग्रेशन पे, तो हम ज़रा थोड़ा टफ स्टांस ले लें। हालात हुँ, बेहतर हो जाएँगे, तो हम अपने वो क्रेडेंशियल्स को वो करना शुरू कर दें। कनाडा तो एक डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करता है, और हमारा जो है वो रोल है कि हम प्ले करें, डाउन ट्रॉडन लोग और जो लोग परसिक्यूट हो रहे हैं उनको हम कनाडा सेफ हेवन दें, इस तरह की बातें करेंगे जब हालात अच्छे हैं। आजकल ये करें ना बातें, आजकल हाँ, आए जो भी गवर्नमेंट वो ये बात करे कि नहीं यार, कनाडा का रोल है कि हम जो है जाके लोगों को वहां से उनकी सिचुएशंस में से निकालें। आप जाएं, हाँ, लेके आए 35,000 जैसे सीरियंस जस्टिन ट्रूडो लेके आए थे 2014 15 में। अब तो पॉसिबल नहीं है, बड़ी गालियाँ आप पड़ेंगी इमेजिन उनको। करें कि आज कोई लीडर ये बात करे कि हम 50,000 जो है वो लेके आएंगे, रेफ्यूजीज लेके आएंगे। हाँ, ये तो वो एनवायरनमेंट ही नहीं है ना बात करने मैं वाला। वही तो आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल हुँ, कॉस्ट है इसकी इस वक्त बहुत हैवी है। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल। ये सब ये ये पॉलिटिकल जो है ये नॉइज होता है कि यार हुँ, एंटी इमिग्रेंट, या ये मेरी ओपिनियन है, यू नो पीपल कैन हैव हाँ, डिफरेंट ओपिनियंस। ये सब बिल्कुल। ये अच्छा, आजकल ये मूड है, मैंने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। 5 साल बाद मूड बदल जाएगा, मैंने ये बात हुँ, करनी है, ये बात नहीं करनी। ये कोई वो जो रूट कॉज है उसके, कि यार क्यों यहाँ पॉपुलेशन, ये तो एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों पॉपुलेशन रेट्स जो है इतने कम हो गए। व्हाई हैव पीपल स्टॉप्ड यू नो हैविंग फैमिलीज एंड हैविंग किड्स, व्हाई? हुँ, ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस होंगी, लेकिन वो नहीं बिल्कुल। सोचना आपने। अच्छा यार वो तो चलो हाँ, ठीक है, वो बाद में सोचेंगे। अभी तो इसका फिक्स ये है कि लोग ले आओ, कहीं और से लोग ले आओ, ताकि हाँ, वो जो यहाँ नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं बढ़ रही उसको हम आर्टिफिशियली जो है बढ़ा लें। हाँ। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन क्राइसिस आया है, इसकी क्या वजूहत हैं?
ऑफ कोर्स उसमें थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी हैं, तो कभी अगर आपके पास टाइम हो तो हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा आई भी वुड लव काफ़ी टू, इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं टॉपिक है। इसमें इमिग्रेशन से ये बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रॉब्लम को बात करते हैं तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि उनको क्यों, वजूहात क्या थी कि वो इतना ज्यादा उन्होंने रिलाई किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। हाँ, तो जैसे मैंने आपको एक रीजन बताई कि उनकी फंडिंग जो है वो या तो कट कर दी गई या फ्रीज कर दी गई। ठीक है, एक और चीज ये की गई कि आप डोमेस्टिक स्टूडेंट से फीस बढ़ा नहीं सकते आप। ठीक है, तो वो उन्होंने फ्रीज कर दी है कि आप वहीं हाँ, डोमेस्टिक स्टूडेंट से वहीं फीस लेंगे जो लेट से 5 साल पहले ले रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। तो खर्चे और इन्फ्लेशन और दुनिया तो कहां से कहां चली गई। तो वो हाँ, क्योंकि जो उसका ताल्लुक शॉर्टफॉल है स्टूडेंट वो आप स्टूडेंट कैसे लोन से पूरा है, उसका करेंगे, वो ताल्लुक। पूरा ऐसे हाँ, करेंगे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले आएंगे। हाँ, इसी क्योंकि तरह जो ये लोकल वो स्टूडेंट्स बात है हैं। जो आप कर रहे थे अभी कि क्यों हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गए, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव तो नहीं लेकिन चले बहुत कम हो गए, और फिर जरूरत पड़ी करने की, उनकी क्या हुँ, रीजंस हैं। तो आपको ये हुँ, एनालाइज करना पड़ेगा और करना चाहिए कि यार क्यों हमें जरूरत है कि हम ये 3-3 4-4 लाख जो है लोग कहीं और से लेके आए और हाँ। उनको यहाँ हम सेटल करें। ये क्यों जरूरत पड़ रही। ये इन्हीं की अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, जो अब जिसको वो फेस कर रहे हैं। पहले उन्होंने 70s में जो है वो सब लोगों को घर से निकाला, औरतों को घर से निकाला कि भाई जाके जो है इंडस्ट्रियलाइज़ दौर है, जाके जॉब करो, ठीक है? क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो है ना ह्यूमन फोर्स चाहिए थी, ताकि वो आके टैक्सेस पे करे, क्योंकि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इस वक़्त जो है वो बहुत बुरे हालात का शिकार थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। तो उन्होंने औरतों को घर से निकाला, उन्होंने कहा कि भाई फेमिनिज़्म और इक्वल राइट्स और इक्वल पे सारा कुछ उन्होंने सारे कैंपेन चलाई। उससे हुआ ये कि एक वर्कफ़ोर्स तो मिल गई उनको, टैक्स तो मिल गया उनको, लेकिन जो फैमिली सिस्टम, कोर्ट सिस्टम था, वो तबाह हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है उसका इम्पैक्ट आया फैमिली के ऊपर, हाउसहोल्ड के ऊपर, बच्चों के ऊपर कि अब जहाँ पहले अगर 3 या 4 एवरेज फैमिली के बच्चे होते थे, अब वहाँ या तो 1 होता है या होता ही नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट आपको एक जनरेशन के बाद नज़र आ रहा है। यानी कि जो पॉलिसी उन्होंने 70s में बनाई थी ना, अब वो उनको उसका जो रिज़ल्ट है वो अब नज़र आ रहा है कि उसका जो सोसाइटल इम्पैक्ट आया है वो क्या आया है। अब उसको चेंज करने के लिए वो इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, सही है? तो ये एक साइकिल है, हर पॉलिसी डिसीज़न का एक इम्पैक्ट होता है, जो कि आपको फ़ौरन नज़र नहीं आता, वो आपको नज़र आता है 20, 30, जी, 40 साल के बाद। इसमें इसमें मेरा ख्याल है यासीन, बहुत यानी इट्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, और इसमें हुँ, और बहुत रीजन, मैं तो ये इसको बहुत बेसिक उसमें देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको बहुत बेसिक उसमें देखता हूँ। मैं एक फर्ज करें, I'm let's say a 27-year-old, you know, man living हुँ, today in one of these western countries। ठीक है, मैं एक 27 साल का लड़का हूँ और मैं हूँ, तो यही टाइम है ना जब आप सोचना शुरू करते हैं फैमिली का, और इस तरह से अराउंड अराउंड दिस टाइम मैं ये देखता हूँ कि यार मेरा अपना गुजारा नहीं होता। ठीक है, हुँ, मैं हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ, जो इस वक्त मार्केट का हाल है, जो इस वक्त यहाँ पे सैलरीज का हाल है, कनाडा ले लीजिए, और ये वैसे ट्रू अमेरिका को छोड़ के ये ट्रू है सारे वेस्टर्न यूरोप में, इधर उधर अमेरिका एक डिफरेंट बीस्ट है, उसकी तो बात ही हम अलग करें। लेकिन ये कि सैलरीज लो हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ से कहाँ चली गई है। अगर मेरे पास कोई मेरा फैमिली का सपोर्ट नहीं है, यानी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इनहेरिटेंस नहीं कोई छोड़ रहे या मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कोई इस वक्त जो कोई यंग लड़का या लड़की है कभी कनाडा जैसे मुल्क में सोच सकता है कि वो अपना घर कभी लेगा, अगर उसके पास पीछे से हुँ, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल उसको है। कोई पीछे हुँ, से पैसे नहीं मिल रहे, इनहेरिटेंस नहीं मिल रही। आप यहाँ से, मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं इस वक्त जो यहाँ पे यंग लड़के लड़कियां जो यहाँ कैनेडियन अच्छी यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, और वो फर्स्ट जॉब जब अपनी कर रहे हैं 50-60 60,000 65,000 55,000 की जॉब कर रहे हैं फर्स्ट जॉब। आई एम नॉट सेइंग दैट्स द केस फॉर एवरीवन। आई एम श्योर ऐसे बहुत से ग्रेजुएट्स होंगे जो निकल मेजॉरिटी के की यही होती है। 100,000 से ऊपर की जॉब कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर हुँ, रहा, मैं मेजोरिटी की हाँ, बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो इस वक्त वो इस सैलरी में तो एक बंदा टोरंटो में नहीं रह सकता। हुँ, अब मैं, हाँ, अगर मैं 27-28 साल का हूँ, ये मैं बोलूँ यार मैं इतनी मुश्किल से रह रहा हूँ, मेरा इतना डेलिकेट है कि आज मेरी जॉब चली गई तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं घर कभी नहीं खरीद सकता, बच्चों के एक्सपेंसेस, चाइल्ड केयर का कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब तो आपको पता हुँ, है कि एक इनकम पे तो घर नहीं चल सकता, दोनों को काम करना है। बिल्कुल। ठीक है, दोनों लोग काम कर रहे हैं, बच्चे आपके छोटे हैं, चाइल्ड केयर का कोई ऑप्शन ही नहीं। चाइल्ड केयर इज हुँ, $1,500 $1,000 अ मंथ, बिल्कुल। वो कौन देगा। ये ठीक है, भी तो एक ये इश्यू है। ये एक हुँ, बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके ऊपर हुँ, आई थिंक
ओवर द ईयर्स मल्टीपल चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती रही इसके ऊपर। कुछ चेंजिंग एटीट्यूड्स हैं, पीपल जस्ट डोंट वांट टू हैव हुँ, किड्स एनीमोर कि यार हमें नहीं, हमें हाँ, हमें जो है वो ट्रैवलिंग करनी है, हम ट्रैवल करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, हमें ये हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल्चरल लायबिलिटीज कल्चरल चाहिए रीज़न्स ही, भी कुछ हैं। इसमें कल्चरल चीजें भी हाँ, हैं। लेकिन बिल्कुल, बहरहाल दिस इज अ वेरी ब्रॉड एंड आई थिंक अ वेरी बहुत लॉन्ग टॉपिक है। कॉन्वर्सेशन। थैंक यू अब्दुल्ला बिलाल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही हमारी। और अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम एक और एपिसोड इस पे करेंगे, जिसमें हम ये जो पूरा पॉपुलेशन क्राइसिस का जो टॉपिक है, ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है आपने जैसे फरमाया, तो हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि भाई ये जो इमिग्रेशन बुलाने का जो मकसद है वो असल है क्या? क्या वो इश्यूज़ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स को चाहिए इमिग्रेंट्स, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें गोइंग फॉरवर्ड। तो इस पे हम थर्ड पॉडकास्ट कर सकते हैं अपनी। तो आखिर में कुछ कहना चाहें आप? नहीं, बिल्कुल हम करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि रूट कॉज एनालिसिस जिसे कहते हैं ना, कि किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। कि भाई हुँ, ये तो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना आपको ऊपर, हाँ, ये इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है। तो हम ये कर सकते हैं, और अगेन ये तो एक बहुत जो है बड़ी कॉन्वर्सेशन है। लेकिन बस मैं यही कहूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन का सोच रहे हैं या इस वक्त कहीं भी इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज करें, अपने ऑप्शंस अच्छी तरह सोचें, ड्यू डिलिजेंस करें, शॉर्टकट्स ना ढूंढें। हो सकता है इस वक्त कोई सोल्यूशन ना हो आपके पास अवेलेबल, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यार कई दफा नहीं होता कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता नहीं होता। हुँ, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो आउट ऑफ डेस्परेशन कोई आप कोई फिर भी शॉर्टकट्स ढूंढें, किसी आप स्कैम में फंस जाएं, किसी और चक्कर में फंस जाएं। समटाइम्स इट्स बेटर टू जस्ट वेट, कि चलें थोड़ा सा हुँ, हम देखते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन जो है एक बहुत टर्बुलेंट पीरियड में से गुजर रही है इस वक्त, और इसको टाइम लगेगा सेटल होने में। तो इसको सेटल होने दें, सेटल होने दें। देखें कि क्या होता है, किस तरह से वो नए रूल्स, नई पॉलिसीज, नए नंबर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर अपना प्लानिंग दोबारा शुरू करें। लेकिन मैं हुँ, सबको यही कहता हूं कि किसी शॉर्टकट के लिए मत आप वो ढूंढें कोई। यूजुअली जो है वो शॉर्टकट जो है वो बहुत लंबा रास्ता बन जाता है इन द हुँ, फ्यूचर। बिल्कुल। और फिर इसमें लोगों का नुकसान भी होता है ना, कि लोगों ने पैसे खर्च किए और फिर वो कुछ काम भी नहीं हुआ। इसमें आपके हुँ, पास जनरली कोई वो नहीं होता ना, कोई आपके पास कोई रिकोर्स, आपके साथ कुछ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल, वो गए पैसे हाँ, आपके। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही एडवाइस जो है देता हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच, और फिर हम आपसे दोबारा एक और पॉडकास्ट में आपको इनवाइट थैंक यू, करेंगे। थैंक यू थैंक यासीन। यू।